मेरे फादर, जब मैंने उन्हें एक ट्री पे लटका के 7 दिन और 7 रात तक मारा, तब फाइनली उसने मुझे सब कन्फेस किया। पता चला कि हमारी फैमिली का एक एंसेस्ट्रल सिस्टम है। दुनिया का सारा पैसा जोड़ लो, फिर भी हमारी फैमिली के पैसा के बराबर नहीं है। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। हैरान मत हो, तुम्हारे फादर ने छोटे टाइम में डर के मारे अपनी पैंट में ही पी कर दिया था, तुम्हारे ग्रैंडफादर से डर के। ग्रैंडफादर? मेरा ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है। ऑफ कोर्स, लेकिन वो अब अर्थ पे नहीं है। तुम्हारे फादर सही कह रहे हैं। रिसेंटली हम उसे फील नहीं कर पा रहे। तुम्हें बाहर जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। कैसे हो सकता है कि अर्थ के बाहर ह्यूमंस के लिए कोई हैबिटेबल प्लैनेट ही ना हो? मेरी मदर इस सिचुएशन से बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुई। सिंपल बोलूं तो हम में से कोई भी ऑर्डिनरी लोग नहीं है। हम कम से कम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जीते हैं और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक भी जी सकते हैं। ना सिर्फ हम बुढ़े नहीं होते, बल्कि हमारे पास अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ भी है। चलो एक और ट्राई करते हैं। इसे बॉडी में इंजेक्ट करो और तुम सब कुछ समझ जाओगे। अगर फ्यूचर में हमें ढूंढना है तो तुम्हें जल्दी अपनी परमिशंस बढ़ानी होंगी। और हाँ, फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो चुकी हैं। मैंने आंखें घुमाई। मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गया। हमारे छोटे टूटे हुए घर में कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा घर भेज दो। मैं तो बस 1 मिलियन के आसपास ही दे सकता था। ये एक ब्लैक कार्ड है। इसके साथ तुम कहीं भी वीआईपी ट्रीटमेंट एंजॉय कर सकते हो। पहले देख लो इसमें कितना पैसा है, अगर मुझे बिलीव नहीं करते हो तो। मैंने जल्दी से कार्ड पकड़ा और बैलेंस चेक किया। उसमें सच में 8 जीरोस थे। ये फेक है ना? हमारी फैमिली के पास एक्चुअली कितना पैसा है, ये हमें भी नहीं पता। वैसे भी दुनिया में शायद ही कोई हमसे ज्यादा रिच हो। ये बात मेरे दिमाग में एक बॉम्ब की तरह फटी और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। मुझे इंटरनेट पे एक रिच सेकंड जनरेशन की बात याद आ गई। उसने बोला था कि वो कभी चेक नहीं करता कि उसके फ्रेंड्स के पास कितना पैसा है। वैसे भी उनके पास उससे कम ही होता है। कंपेयर करें तो मेरे पेरेंट्स और मदर की बातें उससे भी ज्यादा शॉकिंग थी। जब तुम हमारे जैसे बन जाओगे, जब तुम इस दुनिया के रूल्स से फ्री हो जाओगे, तब तुम्हें भी लाइफ बोरिंग लगने लगेगी। अगर कभी तुम अर्थ से बोर हो जाओ तो अर्थ से बाहर उड़ के हमें ढूंढने आ जाना। ये तो बस एक छोटी सी बात है। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, डैड ने सीधा सिरिंज मेरे आर्म में घसा दिया। अचानक मुझे लगा जैसे किसी मस्कीटो ने काटा हो। फिर मेरा पूरा बॉडी हिलने लगा। मैं फ्लोर पे गिर गया और बेहोश हो गया। और उस मोमेंट पे मेरे पेरेंट्स के पीछे एक ग्लो अपीयर हुआ। फिर वो एक गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो सीधा स्काई की तरफ चला गया, प्रीवियस होस्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अनलॉक ऑल द रिचेस, स्टार्टिंग टू जनरेट द परमिशन इंप्रूवमेंट टास्क सिस्टम हैज चेंज्ड होस्ट्स। जल्दी मैं नींद से उठ गया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई ड्रीम देखा हो। मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ ये नहीं बोला कि मैं सेकंड जनरेशन रिच हूं, बल्कि मेरे पास सुपर पावर्स भी हैं। इसका मतलब है कि मैं उड़ के ग्रैंडपा को ढूंढने जा सकता हूं। मैंने टाइम देखा और सुबह हो चुकी थी। मैं जल्दी से उठा और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा, लेकिन रूम बिल्कुल खाली था। डियर 100th होस्ट, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। 99th होस्ट ऑलरेडी 98th होस्ट को ढूंढने जा चुका है। क्या तुम वही हो जिसे मेरे पेरेंट्स ने फैमिली का ट्रेजर बोला था? कंफर्मेशन मिलते ही मैंने एक ठंडी सांस ली। जब तुम्हारी परमिशंस बढ़ जाएंगी तो तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि अर्थ छोड़ के उन्हें ढूंढ सको। और उन्होंने तुम्हारे लिए जो टास्क छोड़ा है वो है पैसा खर्च करना और शो ऑफ करना। ये सुन के मैं हल्का सा हंसा। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इसलिए छोड़ के नहीं गई क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। अब जब मेरे पास ये एंसेस्ट्रल वेल्थ है तो ये कभी दोबारा नहीं होगा। अब पहला टास्क दिया गया है। सबको पता चलना चाहिए कि तुम एक सुपर मिलियनेयर हो। इस टास्क का डेडलाइन 1 साल है। मैं तुरंत थोड़ा स्पीचलेस हो गया। सबको कैसे पता चले कि मैं रिच हूं? पैसा खर्च करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कैसे खर्च करते हैं। मेरे दिमाग में कार और हाउस खरीदने का आइडिया आया। आखिर मैं हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीता था। इतना पैसा अचानक खर्च करना मुश्किल लग रहा था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कैसे स्पेंड करूं। तभी मेरा हेड हैवी लगने लगा। मैं तुम्हें बिगिनर्स के लिए एक टास्क देता हूं। अभी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ और 10,000 कॉइन स्पेंड करो। टास्क रिवॉर्ड, फिजिकल कंडीशन डबल इंप्रूव होगी। मैं शॉक हो गया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में 10 मिलियन तो दूर, इतना पैसा कभी नहीं देखा। सबसे बड़ा अमाउंट जो मैंने हैंडल किया वो कॉलेज ट्यूशन था। मेन बात यह है कि वो 10,000 कॉइन्स मेरे ब्लैक कार्ड का 10% रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बाहर जाके वो स्पेंड करने होंगे। मैं सच में डिसाइड नहीं कर पा रहा था, सिर्फ 10 मिलियन ही तो हैं। हमारे बिजनेस तो 1 सेकंड में 20 मिलियन कमा लेते हैं। मैंने मन में सोचा, ये बंदा सच में शो ऑफ करना जानता है और इसे ड्राफ्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी ड्रीम कार क्या है? अपोलो आर। मैंने ऑलमोस्ट बिना सोचे जवाब दिया। सिर्फ 5 मिनट बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। क्या आप चेन हैं? हमने आपके लिए एक यूनिक कस्टम स्पोर्ट्स कार डिजाइन की है। अब डिलीवरी कंफर्म करनी है। ये सुन के मैं फिर शॉक हो गया। मैंने कब ऑर्डर दिया? क्या ये रिच सिस्टम का काम है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? व्हीकल्स 1 वीक में स्पोर्ट्स बेस पे मॉडिफाई हो जाएंगी। इसमें एफडी, ऑटोमेटिक क्रूज और इंटेलिजेंट कंट्रोल फंक्शंस होंगे। हम 2 वीक्स में डिलीवरी कर देंगे। थैंक यू, तब कॉन्टैक्ट कर लेना। ज्यादा मत करना। आपकी सर्विस करना हमारे लिए ऑनर है।
मुझे सच में लगा जैसे मैं ड्रीम में हूँ। इस लेवल की स्पोर्ट्स कार्स नॉर्मली कस्टम बनवाती हैं। यूजुअली हाफ ईयर या 1 ईयर लगता है। मेरी इतनी जल्दी कैसे हुई? तुम एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम्हारे पास उस 4 रिंग्स वाली कंपनी के 70% शेयर्स हैं और लगभग 90% स्पोर्ट्स कार ग्रुप्स के शेयर्स भी हैं। कौन तुम्हें कार देने से मना करेगा? मैं शॉक हो गया। मैं उस 4 रिंग्स वाली कंपनी का बॉस हूँ। क्या तुम कह रहे हो कि फरारी या रोल्स रॉयस जैसे ब्रांड्स में भी मेरे शेयर्स हैं? बिल्कुल। एस्टन मार्टिन, पगानी, सब में तुम्हारे शेयर्स हैं। ये सब मिलके भी तुम्हारी टोटल फॉर्च्यून का एक ड्रॉप भी नहीं है। अब तुम्हें फैमिली फॉर्च्यून का आइडिया हो गया होगा। इस बार मैं कंप्लीटली शॉक रह गया। अगर ये सच है तो 10 मिलियन का बोनस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर जैसे मेरा दिमाग खुल गया हो। मैंने बोला, मनी क्या है? जब खत्म ही नहीं होता तो उसे खर्च करके खत्म करो। बोलते ही मैंने अपना फोन निकाला और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ओपन किया। फिर मैंने 5 मिलियन रिचार्ज किए। कुछ लोग चिल्लाने लगे, ये कौन सा नुवो रिच है? वीआईपी लेवल पे जाके पता चला कि ये अकाउंट 2 साल पुराना है। पहले ये सिर्फ कुछ 100 के फ्री गिफ्ट्स भेजता था। तभी किसी को डाउट हुआ, ये शायद कंपनी का पैसा डाइवर्ट करके रिच बनने का ड्रामा कर रहा है। रिचार्ज के बाद मेरे हाथ का कांपना रुक गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे ही 5 मिलियन खर्च हो गए। ये तो बस शुरुआत है। फ्यूचर में और भी बहुत चांसेस मिलेंगे पैसा खर्च करने के। धीरे धीरे तुम आदत डाल लोगे। मैं? क्या मैं इसकी आदत डाल पाऊंगा? ये सडन चेंज मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था। अब समर वेकेशन चल रहा है। मैं रूटीन के हिसाब से एक गेम लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में गया। ये मेरा फेवरेट स्ट्रीमर है, प्रोफेसर पार्क। इसका मेन कंटेंट किंग ऑफ ग्लोरी का कॉमेडी गेम प्ले है। पहले मैं उसे फ्री में छोटे गिफ्ट्स भेजता था। इस बार मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। मैंने तुरंत लगभग 1000 पैंडास भेज दिए, जिसकी वैल्यू 500,000 येन थी। लाइव चैट जो पहले से ही फुल थी एकदम से ब्लास्ट हो गई। नेटिजन्स चिल्लाने लगे, ये रिच बंदा कहाँ से आया? अगर तुम्हें पेंडेंट चाहिए तो मैं बच्चे भी दे सकता हूँ। प्रोफेसर पार्क खड़ा ही हुआ था जब उसने इतने सारे गिफ्ट्स देखे। वो भी डर गया। उनके रूम में रिच लोग आते हैं लेकिन इतना पैसा स्पेंड करते किसी को नहीं देखा। थैंक्स ब्रदर लिन सेनेंगू फॉर द 1000 पैंडास। मैं तुम्हें रूम एडमिन बनाऊंगा। भाई ग्रीन बबल ऐड करो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गेम्स में लेवल अप करवाऊंगा। मुझे जल्दी रूम एडमिन परमिशंस मिल गई। मैंने बिना डिले अपना ग्रीन बबल नंबर भेज दिया। अगर चांस मिला तो मैं शंघाई आके तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। अब मैं दूसरे रूम्स चेक करता हूँ। 1000 पैंडास भेजने के बाद मैं उस रूम से निकल गया। वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता। वॉचलिस्ट ओपन करने के बाद प्रोफेसर पार्क के अलावा एक फीमेल स्ट्रीमर का रूम भी ऑन था। ये एक टैलेंट स्ट्रीमर है जिसका नाम सीनू है। वो रात के 10 के बाद पियानो बजाती और गाती है। इस वक्त वो अपने सिंगिंग में फुली बिजी थी और कमेंट्स ऑलरेडी एक्सप्लोड हो चुके थे। ये उसके फैंस की वजह से नहीं बल्कि मेरे आने की वजह से था। मेरे आने से एक बड़ा क्राउड अट्रैक्ट हो गया। सब लोग देखना चाहते थे कि क्या ये मिस्टीरियस रिच बंदा और टिप करेगा। इसलिए सब मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए। मेरे आने से रूम में 1 लाख लोग हो गए और अभी भी फास्ट ग्रो कर रहे थे। मैंने कुछ बोला भी नहीं, सीधा बिना सोचे फिर से पैसा उड़ा दिया और 1000 पैंडास भेज दिए। सीनू जो पियानो के सामने बैठी थी तुरंत अपना मुंह कवर कर लिया। फिर जल्दी से कैलकुलेटर निकाला और हिसाब लगाने लगी। 500 युआन एक का, 100 का 5000 युआन, 1000 का 500,000 युआन। इस बार उसने 2,50,000 युआन कमा लिए। उसे लगा जैसे गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून उस पर मेहरबान हो गई है। लेकिन जब उसने मेरा यूजर नेम देखा वो कंफ्यूज हो गई। उनके रूम में रोज सिर्फ 2000 लोग आते हैं। ये यूजर नेम लिन हियन लू तो रोज आता था। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, सिर्फ बार बार झुक के बोली, थैंक यू फॉर द टिप डॉक्टर लू। नीचे कमेंट्स और भी ज्यादा एक्सप्लोड हो गए। द रिच मैन अब फिर से ब्रैग करने वाला है। बोल्ड प्रेडिक्शन, ये होस्ट डेफिनेटली पॉपुलर होगा। सिनु अभी भी सरप्राइज में ही डूबी हुई थी। अचानक कमेंट स्क्रीन पे एक लाइन आई जिसने उसे ऑलमोस्ट अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करने दिया। उसे लगा वो रो पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी ब्रॉडकास्ट्स इतने टाइम से देख रहा हूँ। मुझे लगता है तुम एक हैप्पी पर्सन नहीं हो। मैं होप करता हूँ तुम्हारा सिंगिंग और म्यूजिक तुम्हें जल्दी हैप्पी बना दे। इस बार कमेंट सेक्शन कुछ ही मिनट्स में शांत हो गया। डायरेक्टर लियू के पास सिर्फ पैसा ही नहीं है, उसका फ्लर्टिंग स्किल भी एक्सेप्शनल है। मैं इस ऑपरेशन को परफेक्ट स्कोर देता हूँ। बिना बोले वो अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने इमोशंस कंट्रोल कर सके। डायरेक्टर लियू, क्या कोई सॉन्ग है जो आप सुनना चाहते हो? मैंने वो इंग्लिश सॉन्ग बोला जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। थोड़ी देर बाद सुनने के बाद मैंने फिर से 1000 पांडास भेज दिए और एक बार फिर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में सेंसेशन क्रिएट हो गया। सिनु के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम से निकलने के बाद मैंने फिर से रूम्स इंस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, चाहे बड़े हों या छोटे स्ट्रीमर्स। जब भी मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगता मैं 99 पांडास से स्टार्ट करता। मैंने पूरा आफ्टरनून लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे स्पेंड किया। फाइनली मैंने 10 मिलियन स्पेंड करने वाला टास्क कंप्लीट कर लिया। मुझे थोड़ा नम फील हुआ, लेकिन उस दिन के बाद इस प्लेटफॉर्म पर एक लेजेंड पैदा हो गया, एक बड़ा मिस्टीरियस बॉस जिसका आईडी था लिनांडो। सिर्फ 3 घंटे में उसने जेनरसली 10 मिलियन रिवॉर्ड्स में स्पेंड कर दिए। उसी वक्त मेरे बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील हुआ। ये पूरा स्टेट लगभग 5 मिनट तक रहा।
मुझे डिस्क्राइब करूं तो लग रहा था मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द 100th होस्ट। तुम्हारी फिजिकल कंडीशन ऑलरेडी 2 गुना स्ट्रांग हो चुकी है। इस फीलिंग ने मुझे तुरंत चिल्ला दिया। सिर्फ 5 मिनट में मेरा बॉडी बिल्कुल चेंज हो गया। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या था? ये 9th जनरेशन होस्ट का अक्यूमुलेटेड एनर्जी था। ये तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक ऑल पावरफुल सुपरमैन बना सकता है। लेकिन तुम्हारे फादर का इंस्ट्रक्शन है, ये एनर्जी रिवॉर्ड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारी ग्रोथ पे बुरा इफेक्ट डालेगा। मैं इस स्ट्रेंथनिंग मेथड को समझ गया। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। मुझे वेट करना होगा जब तक परमिशंस इंक्रीज ना हो जाए, तब मैं ट्रूली पावरफुल बनूंगा। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें एक बटलर के थ्रू कांटेक्ट किया था। ये होस्ट नंबर 98 है। एक इंसान जिसे मैंने कभी हेल्प की थी, अब डोर पे वेट कर रहा है। ओल्ड मैन अंदर आते ही इतना एक्साइटेड हो गया कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। आप यंग मास्टर चैन हो? आज मैं स्पेशली अपनी ग्रैंड डॉटर को लाया हूं ताकि एसेट्स ट्रांसफर कर सके। आगे बढ़ो प्लीज। मुझे भी कल ही पता चला कि हमारी फैमिली के पास इतने सारे एसेट्स हैं। ओल्ड स्वान, आप मुझे अच्छे से समझाओ। मुझे ओल्ड स्वांग बुलाओ। मेरे पास जो है ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। मैंने उसके नाम पे जो बिजनेसेस थे वो अपने बेटे को दे दिए हैं। वो लोग उन्हें मैनेज कर रहे हैं और मुझे लगा यंग मास्टर को एक असिस्टेंट की जरूरत होगी। मेरी ग्रैंड डॉटर स्वान जिंग आपकी हेल्प कर सकती है। मैं कोई कंपनी का बॉस नहीं हूँ, मैं अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे असिस्टेंट की क्या जरूरत है? आप समझ नहीं रहे। इतने बड़े एस्टेट फंड्स यूज करते वक्त आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, राइट? उसे यंग मत समझना। अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता। अगर मुझे पैसा चाहिए हो तो मुझे पता ही नहीं होगा कहां से लाना है। स्वान जिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद स्वांग जॉन चला गया। मैं बालकनी पे खड़ा था और देखा उसकी कार एक रोल्स रॉयस थी। वो छोटा सा शाइनिंग गोल्डन लोगो मेरी आंखों को ऑलमोस्ट अंधा कर रहा था। कार में एक प्रोफेशनल शॉफर भी था। क्लियरली ये ओल्ड मैन बहुत वेल्दी है और ऐसा इंसान सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर के कुछ एसेट्स मैनेज करता है। थोड़ी इंटरैक्शन के बाद स्वांग जिंग ने भी मेरी पर्सनालिटी को थोड़ा समझ लिया। लेकिन एक लड़का और एक लड़की एक ही रूम में हो तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। स्वांग जिंग ने पहले बात शुरू की। यंग मास्टर, आप अपना रेजिडेंस क्यों नहीं चेंज कर लेते? ये जगह जहां आप रहते हैं सच में थोड़ी छोटी है। आपकी फैमिली के ऑलमोस्ट हर सिटी में प्रॉपर्टीज हैं। आप जहां रहना चाहते हैं मैं अरेंज कर दूंगी। हमारे पास सब सिटीज में प्रॉपर्टीज हैं। ये तो शायद चाइना का रिचेस्ट मैन भी ना कर पाए। मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं अपनी फैमिली को कम समझता था। मैंने थोड़ा सोचा, फिर सीधा बोला, हाइनान चलते हैं। बेटर होगा अगर हाइनान यूनिवर्सिटी के पास हो। मैं वहां पढ़ाई करूंगा। ये सुनते ही स्वांग जिंग ने तुरंत अपने बैग से एक टैबलेट निकाला। हाइनान यूनिवर्सिटी से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर एक विला एरिया है जिसका नाम हाइंगवान है। ये एक यूरोपियन डिजाइनर ने डिजाइन किया है। इसका एरिया 1600 स्क्वायर मीटर्स है। इसकी टोटल वैल्यू 280 मिलियन युआन है। मैं पानी पी रहा था और ऑलमोस्ट घुट गया। एक घर की प्राइस 280 मिलियन। ये तो ऑलमोस्ट 1,80,000 पर स्क्वायर मीटर है। ये लिटरली गोल्ड डस्ट जैसा है। स्वांग जिंग को मुझे ऐसे देख के मजा आ रहा था जैसे मैंने दुनिया नहीं देखी। अगर आप अभी जाना चाहते हैं मैं अरेंज कर सकती हूँ। चलो अभी चलते हैं। रूम में मैंने हम तीनों का एक फैमिली फोटो लिया और फिर डोर की तरफ चला गया। उस मोमेंट पे मुझे दिल में एक खालीपन फील हुआ। ये जगह जहां मैं 20 साल रहा, अब बस अलविदा कहना था। मुझे लगा मैं एक ऑर्फन हूँ। स्वांग जिंग ने तुरंत मेरी फीलिंग समझ ली। मैं किसी को अरेंज कर दूंगी जो यहाँ रेगुलर क्लीनिंग करे। अगर यंग मास्टर कभी वापस देखना चाहे वो कभी भी आ सकता है। मैंने सर हिला दिया, कुछ नहीं बोला। चलो चलते हैं। कंफर्मेशन मिलते ही हम नीचे गए। जब स्वांग जिंग ने नीचे पॉश कहियन देखी, वो शॉक हो गई। यंग मास्टर इतनी पुरानी कार ड्राइव करते हैं? जो उसके लिए ओल्ड कार थी वो मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं थी। जब मेरे फादर ने बताया था मुझे लगा वो रेंट पे ली गई है। लेकिन स्वांग जिंग के रिएक्शन से मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स कार कस्टमाइज कर ली है, वो 2 वीक्स में आ जाएगी। और शॉफर के बारे में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर। अचैन, मेरी यंग एज में ही लोग मुझे अक्वीना माउंटेन्स का किंग कहते हैं। ये बोलते हुए मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। आखिर मैंने लाइफ में बहुत कम बार कार ड्राइव की है। लेकिन अब जो फिजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है उससे मेरी रिएक्शन और कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो गई है। रेसिंग कार चलाना भी प्रॉब्लम नहीं है। हाइनान सिटी जाना तो और इजी है। मैं जल्दी से कॉन्फिडेंटली कार ड्राइव करके निकल गया। ड्राइव करते वक्त स्वांग जिंग पैसेंजर सीट पे बैठी और धीरे से बोली, अगर यंग मास्टर थक जाएं तो मैं ड्राइव कर लूंगी। मेरे ग्रैंडफादर की पूरी फैमिली की लाइफ यंग मास्टर के ग्रैंडफादर ने बचाई थी। अगर वो नहीं होते तो शायद हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर हम रोड पे मर भी जाते तो वो हमें वापस जिंदा कर देते। मैंने धीरे से बोला, ये तो बहुत सीरियस बात है। मैंने मन में सोचा, मेरा ग्रैंडफादर कौन सा डिवाइन इंसान है, कैसे इतनी लॉयल फैमिली बना दी। मैंने स्काई की तरफ देखा। लगता है आज के बाद हर दिन सरप्राइजेस से भरा होगा। हम जल्दी ही हाइनान सिटी पहुंच गए। हाइनान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते मैंने हाइनान विला के बारे में सुना था। मेरे रूममेट्स बोलते थे यहाँ विलास का मिनिमम प्राइस 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है और मिनिमम एरिया 200 स्क्वायर मीटर्स होता है।
मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। कितने लोग पूरी लाइफ में इतना पैसा नहीं कमा पाते, और अब मेरे पास सबसे बड़ा विला है। मैं और स्वांगजिंग जल्दी ही सर्विस सेंटर में गए। ये जगह एक हाई एंड कैफेटेरिया जैसी लग रही थी। यहाँ सब ओनर्स को फ्री सर्विस मिलती है। रिसेप्शनिस्ट एक बहुत प्रिटी लड़की थी। मेरा नाम शाओवेन है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? स्वांगजिंग आगे बढ़ी और बोली, हेलो, मैं मिस्टर अचैन की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। हम यहाँ नंबर 1 विला वापस लेने आए हैं। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट शॉक हो गई और उसका फेस पेल हो गया, क्योंकि ये नंबर 1 विला कुछ साल पहले सेल हुआ था और तब से कोई वहां नहीं रहा। उसके सुपीरियर ने उसे पहले ही वार्न किया था। वो तुरंत स्माइल करने लगी। अब हमें कुछ पेपर वर्क करना होगा, प्लीज अपने ओनर आइडेंटिफिकेशन और ओनरशिप सर्टिफिकेट दिखाइए। ये बोलते हुए उसने मेरी और स्वांगजिंग की तरफ देखा। उसने सोचा क्या ये लड़का ओनर है, फिर तुरंत मना कर दिया। ये बहुत यंग है, ओनर तो कोई मिडिल एज या एल्डरली रिच पर्सन होना चाहिए। ओनरशिप सर्टिफिकेट लाओ, किसी ने भेजा होगा राइट? स्टाफ एक पैकेज ले आया। ये मिस्टर अचेन को पर्सनली ओपन करना होगा, प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। स्वांगजिंग के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी। मैंने अपना आईडी निकाला और उन्हें दिखाया। फ्रंट डेस्क वाली लड़कियों के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो गए। उन्होंने पहले ही इस यंग मैन को विला नंबर 1 का ओनर होने के पॉसिबिलिटी से एक्सक्लूड कर दिया था। उनको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी उनको ऐसे स्लैप मिल जाएगा। जल्द ही मैटर सॉल्व होने के बाद हम वीआईपी रूम में पहुंच गए। स्वान जिंग मेरे साथ मजाक करने लगा। यंग मास्टर चेन, मैं अश्योर करता हूं जब भी आप चाहो आज रात इनमें से कोई भी लड़की अपने विला में जाके आपका बेड वार्म करने के लिए रेडी होगी। उसको मेरे लिए कुछ ऑर्गेनाइज करना है। इवन दो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2.5 इयर्स से डेटिंग कर रहा हूं, मैं अभी भी एक नॉर्मल लड़का हूं। ऐसा मजाक तुरंत मुझे ब्लश करवा दिया। मेरे डिफीट देख के स्वांग यिंग पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर उसने मजाक में बोला, यंग मास्टर ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पोजीशन में फ्यूचर में वो हजारों एक्सीलेंट लड़कियों से मिलेगा। सिर्फ उसको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी, वरना वो रिग्रेट करेगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ऐसे बार बार टीज होना अच्छा नहीं है। मैंने अचानक सीरियस टोन में बोला, मेरे लिए किसी को मत ढूंढो बेड वार्म करने के लिए। अगर ढूंढना है तो तुम खुद आ जाना। जैसे ही मैंने ये बोला, स्वांग जिंग का फेस जो अभी तक मजाक कर रहा था अचानक रेड हो गया। जो वर्ड्स वो आगे बोलना चाहता था वो जबरदस्ती अंदर ही रह गए। मैं मन ही मन सोचा कि फाइनली मैं जीत गया, इसलिए मैं विनर की तरह हंसा। 5 मिनट बाद एक मिडिल एज्ड आदमी फोन कॉल रिसीव करने के बाद भागते हुए आया। उसने मुझे बोला, मैं हियांग नान हुआंग सेनाई विला का मैनेजर हूं। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वांग जिंग भी उसके साथ फालतू बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि हर कोई मेरे यंग मास्टर अचैन से बात नहीं कर सकता। हम लोग काफी देर से भाग रहे थे और ऑलरेडी बहुत थक चुके थे। यंग मास्टर हैन को रेस्ट चाहिए। हुआंग शिया तुरंत समझ गया। लगता है उसने खुद को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। मैं देखने में अप्रोचेबल लगता हूँ, लेकिन ये लेडी असिस्टेंट काफी केपेबल लग रही है। तो उसने तुरंत बोला, मेरी कार में बैठिए, यहाँ से विला नंबर 1 तक थोड़ा डिस्टेंस है। मैंने बोला, जरूरत नहीं, हम खुद ड्राइव करेंगे, तुम बस हमें आगे लीड करो। हुआंग शिया अचानक थोड़ा डिस्करेज फील करने लगा। वो सिर्फ हेल्पलेस होकर बोल सका, प्लीज मेरे पीछे आइए। एक रियल एस्टेट मैनेजर होने की वजह से उसकी कंपनी कार नेचुरली लो एंड नहीं थी। वो एक माइबिच थी जिसका प्राइस अराउंड 3 मिलियन था। जब उसने देखा कि मेरी कार एक पॉर्श है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। जो लोग इस टाइप की कार ड्राइव करते हैं यूजुअली वो थोड़े लो की होते हैं। दोनों कार्स एक के बाद एक हाउसिंग एस्टेट के अंदर एंटर हुई। सिर्फ एक स्पेशल रोड है जो विला नंबर 1 तक जाता है और वहां एक सिक्योरिटी गार्ड भी असाइन किया गया है। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, फिर भी मैं ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये विला बहुत ही बड़ा है। शायद इसे पैलेस कहना भी ओवर नहीं होगा। अब मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा था अंदर जाके देखने के लिए। वांग चाय ने लगता है मेरी सोच देख ली। उसने की एक्ट्रेस स्वांग को दे दी और चला गया। वांग जिया के जाने के बाद मैंने एक्ट्रेस स्वांग से पूछा, तुम ठीक नहीं हो? तुम इतनी कोल्ड क्यों हो इस मैनेजर हैंग से? एक्ट्रेस स्वांग अचानक सीरियस होकर बोली, ये सब लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। मैंने उनकी आंखों में ग्रीड और फ्लैटरी देखा है। इन लोगों से ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर हिला दिया। मुझे लगा मैंने अचानक कुछ समझ लिया। फिर मैं स्वांग के साथ बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ विला के अंदर गया। लग्जरी फ्लोर टाइल्स देख के मुझे उन पर पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस टाइप की टाइल्स का सरफेस स्पेशल होता है। हमने ऊपर एक आर्टिफिशियल ग्लास का लेयर ऐड किया है। हर टाइल का प्राइस अराउंड 5000 युआन होना चाहिए। मुझे लग रहा था मैं ऑलमोस्ट पागल हो रहा हूँ। क्या हर स्क्वायर मीटर का प्राइस 30,000 युआन से ज्यादा नहीं है? ये तो सिटी सेंटर के हाउसिंग प्राइस के लेवल का है। ये जो ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन वेसेस का पेयर है, ये सॉन्ग डायनेस्टी का है और शायद तुम्हारे एंसेस्टर्स से पास डाउन हुआ है। अभी के टाइम में हर एक का प्राइस 12 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। सुआंग यिंग ने बोला कि सिर्फ घर के एंट्रेंस पे ही नहीं,
आप जो वॉल पे पेंटिंग देख रहे हैं वो डंगू स्टारी नाइट है। इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में डच में लिखा हुआ है ट्रांसलेटेड। मैं बिल्कुल नम हो गया। मैं और कुछ फील ही नहीं कर पा रहा था। सिस्टम इंडिकेशन आया। फर्स्ट जनरेशन स्पीड मास्टर ने आपकी हेल्प की है। इस पेंटिंग की करंट एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड $600 मिलियन है। इस बार मैं कंप्लीटली शॉक हो गया। अब मुझे फाइनली एक लाइन समझ आ गई। पॉवर्टी तुम्हारी इमेजिनेशन को लिमिट कर देती है। ये तो सिर्फ आउटर पार्ट है। रियल कलेक्शंस स्टूडियो के अंदर हैं। जो वायलिन है वो पैगनीनी का यूज किया हुआ है। कॉर्नर में जो पियानो है वो चॉपिन ने गिफ्ट किया था। अब मेरे पास कंप्लेन करने की भी स्ट्रेंथ नहीं थी। मैं सीधा गिव अप करने के लिए रेडी हो गया। मैं बिना हिले वहीं लेट गया। किसको पता था कि स्वांग जिंग का नेक्स्ट सेंटेंस मुझे ऑलमोस्ट डरा के बेहोश कर देगा। आज रात तुम कहाँ रहोगे? पास के 20 विलास सब तुम्हारे हैं। मैं सिर्फ एक एम्प्टी में रह लूंगा। तुम जब भी कुछ चाहो मुझे ढूंढ लेना। मेरे सिर के ऊपर अचानक कुछ ब्लैक लाइंस आ गईं। क्या तुम्हारे फैमिली का पैसा कभी खत्म नहीं होता? ये जो विला डेवलपमेंट है, क्या ये सब हमारा है? ऐसा भी नहीं कह सकते। जो छोटे रबिश विलास हैं जो 300 मीटर स्क्वायर से कम है, वो तुम्हारे नहीं है। बाकी सेकंड लेवल हाउसेज में एक टीम रहती है जो यंग मास्टर को हर टाइम सर्व करती है, इंक्लूडिंग क्लीनिंग स्टाफ और डॉक्टर्स वगैरह। टोटल 200 से ज्यादा लोग हैं। ये बोलने के बाद स्वांग जिंग चला गया और मैं सोफा पर बैठा हुआ था। मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। तेज दर्द ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं। अचानक मेरे पेट से जोर की आवाज आई। मैंने कॉफी टेबल की तरफ देखा। वहां एक सैटेलाइट फोन था। मैंने जल्दी से अपनी डेली लाइफ के शेफ का नंबर ढूंढ लिया। फिर मैंने डायरेक्टली डायल किया। क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग यंग मास्टर चेन। आप क्या खाना चाहते हैं? जो भी आप चाहें हम सब प्रिपेयर कर सकते हैं। है? मैं ये सुन के हंसा। ये कुक्स बिल्कुल लिमिट क्रॉस करने से नहीं डरते। मैं मजाक में बोला, अगर मैं ट्यूना मांगू तो क्या वो भी ला सकते हो? कौन सा टाइप का कट चाहिए? मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि वो सच में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड उसने बोला, उनके पास 10 प्राइवेट प्लेन्स हैं। हर वीक वो दुनिया भर में जाके फ्रेशेस्ट इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं। कल ही एक नया ट्यूना कट फ्रीजर में स्टोर किया गया है। अगर आप चाहो तो मैं तुरंत अरेंज कर देता हूँ। मैंने तुरंत आंखें घुमाई। 10 प्राइवेट प्लेन सिर्फ शॉपिंग डिलीवरी के लिए यूज होते हैं? क्या इससे ज्यादा लग्जूरियस कुछ हो सकता है? ओह, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली मुझे सिर्फ एक बोल नूडल्स चाहिए। और ज्यादा एग्जैजरेट मत करना। बस थोड़ा सी फूड और वेजिटेबल्स ऐड कर देना। यंग मास्टर चेन, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। स्टाफ 20 मिनट्स में आपको दे देगा। ये थोड़ा हॉट स्प्रिंग जैसा लग रहा है कॉम्पोजिशन में। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेटेड है। रिच होना ठीक है, लेकिन ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस सोसाइटी के रिसोर्सेज का वेस्ट है। मैं अभी शावर लेके निकला ही था, डोर पे नॉक हुआ। उन्होंने मेरे नूडल्स भेज दिए। एक यंग लड़का था, हेड शेफ का बेटा। चाहे वो यंग है लेकिन हार्ड वर्किंग और केपेबल है। थैंक यू बोलने के बाद मैं टेक अवे बॉक्स लेके रूम में वापस आ गया। जब मैंने बॉक्स खोला, मैं एकदम शॉक हो गया। ये नूडल्स एक लाबा बो के साइज का है और इसके अंदर एक किंग क्रैब और कई एबलोनी है। मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। क्या ये नूडल्स भी नॉर्मल नहीं है? क्या ये 82 वाइन से बना है? जल्द ही नूडल्स फिनिश करने के बाद मैंने किंग क्रैब के क्लॉ से फूड के रिमेन्स हटा दिए। मैं बेडरूम में गया। वहां मैंने एक कंप्यूटर देखा जिसमें 8.90 ग्राफिक्स कार्ड है। बूट स्पीड सिर्फ 1 सेकेंड है और मैं हर रात सिनू का गाना सुनने का आदत बना चुका हूं। इसलिए मैं तुरंत उसके लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में एंटर हो गया। लगता है ये मेरी ही वजह से है। उसके फैंस अब 50,000 से 1.27 मिलियन हो गए हैं। जैसे ही मैं एंटर हुआ, लाइव ब्रॉडकास्ट रूम सीधा एक्सप्लोड हो गया। मुझे पता था डायरेक्टर लूफिन जरूर पूरी रात मेरा वेट करेगा और सच में मैंने उसे देख लिया। लेकिन सिनू ने इन बड़े कमेंट देने वालों को बिल्कुल इग्नोर किया। तुम कौन सा गाना सुनना चाहते हो? जैसे हमेशा, जो तुम चाहो वो गाओ। मैं धीरे धीरे सॉन्ग में रिलैक्स हो गया। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो मुझे ब्लश करवा गया। ये कैसी किस्मत है? तो मैंने तुरंत एक प्राइवेट मैसेज भेजा। क्या हम अभी वीचैट पे एक दूसरे को ऐड करें? उसने मुझे बोला कि गलत इंटेंशन मत रखना। मैं तुरंत एक्साइटमेंट में स्नैप कर दिया। फिर सॉन्ग सुनते सुनते मैं सो गया। मैं नेक्स्ट डे आफ्टरनून में उठा। मैंने हेड शेफ को बता दिया कि आज मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने कल रात एक इम्पॉर्टेंट काम भूल गया। सिनू को वीचैट पे ऐड करने के बाद भी मैंने उससे बात नहीं की थी, तो मैंने तुरंत उसे मैसेज भेजा। सॉरी, कल जब मैं शिफ्ट कर रहा था तो मैं तुम्हारा गाना सुनते सुनते सो गया। कुछ सेकंड्स में मुझे उसका रिप्लाई मिला। वो मुस्कुरा के बोली, टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम जैसे रिच लोग हमेशा बिजी होते हो। मैंने रिप्लाई किया कि मैं अभी हियांग नान सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ। कोइंसिडेंटली स्कूल भी यहीं पर है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं सिनू में परमानेंटली रहूंगा। ये सुनते ही मैंने तुरंत ठंडी सांस ली। तुम अभी भी स्टूडेंट हो? मुझे लगा तुम 40-50 ईयर्स के हो। एक्चुअली मैं 20 ईयर्स का हूँ। मैं अभी समर वेकेशन के बाद अपने यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में एंटर किया हूँ। अभी मैं हियांग यान यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। क्या कोइंसिडेंस है? मैं भी हियांग नान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं म्यूजिक पढ़ती हूँ। शायद मेरे ग्रेड्स तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं।
एंड कल रात मेरे फैंस तुम्हारी आइडेंटिटी गेस कर रहे थे। कुछ लोग बोले तुम एक रिच अनएजुकेटेड एयर हो, दूसरे बोले तुम किसी कंपनी के बिग बॉस हो। वो लोग अपना दिमाग पूरा लगा रहे थे, ये ना जानते हुए कि तुम एक्चुअली एक कॉलेज स्टूडेंट हो। मैं आग घुमा के बोला, क्यों एक रिच एयर को जरूरी है लेजी पर्सन ही होना? मैं भी एक एक्सेलेंट कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फुल ऑल राउंड डेवलपमेंट के साथ। वेल, वो जरूर किसी बड़ी फैमिली का बेटा होगा, वरने तुम लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे टेंस ऑफ मिलियंस कैसे स्पेंड कर सकते हो? मैंने रफली आंसर दे दिया। और फ्यूचर में मुझे रिच मत बुलाना, मुझे एच सेन बुलाओ। कल तुमने मेरी बड़ी हेल्प की। मेरे फादर को हॉस्पिटल में एग्जैक्टली इसी पैसे की जरूरत थी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, डेफिनेटली मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करूंगा। टेंशन मत लो अगर जगह बहुत खराब भी हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम बहुत एक्सपेंसिव जगह चूज करोगे, शायद मैं कंफर्टेबल फील ना करो। आफ्टर ऑल हो सकता है तुम मुझ पर बिलीव ना करो, मुझे परसों ही पता चला कि मैं रिच हूं। फिर उसने एक प्लेफुल इमोजी भेजा। ऑब्वियसली वो मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑनलाइन नॉवेल्स में लिखते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स अचानक बोलते हैं कि वो एक्चुअली मल्टी मिलियनर्स हैं। लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मेरे पेरेंट्स सिंपल नहीं है। अब तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वो यूनिवर्स के किस कोने में पहुंच गए हैं। अभी अभी स्वाइन जिंग ने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, बोलते हुए कि मुझे अभी के अभी एक डिसेंट आउटफिट प्रिपेयर करना है। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, फिर मैं स्कूल गेट पर पहुंच गया। इस वक्त अनलकी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अलावा स्कूल में ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने जल्दी से एक पार्किंग प्लेस ढूंढ लिया। मैंने एक फेमिलियर आवाज सुनी, वो मेरा रूममेट है चैन खाई। क्यों लग रहा है तुम पिछले कुछ दिनों में और ग्रो हो गए हो? मैं मानने की हिम्मत नहीं कर पाया। आगे बढ़ो, तुम्हारा बड़ी, मैं अभी भी डेवलप हो रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं था। और तुम घर क्यों नहीं गए? मेरी फैमिली चाहती है कि मैं मास्टर्स डिग्री करूं, और तुम वापस यहाँ क्यों आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन करूं। मैं बस रिसेंटली हंगनान सिटी शिफ्ट हुआ हूँ। चेनकाई ने जेलसी के साथ बोला। ये बंदा सच में बहुत कुछ छुपा रहा है। हंगनान सिटी में हाउस प्राइसेस ऑलरेडी 60,000 से ऊपर चली गई हैं। एक घर के लिए लोगों को पूरी जिंदगी लड़ना पड़ता है। हाँ हाँ, सच बोलो तो मेरे डैड ने मुझे ये बात सिर्फ 2 दिन पहले बताई। मैं एक सेकंड रिच मैन हूँ। आज दोपहर को मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करता हूँ, क्या बोलते हो? हम स्कूल के पास सबसे एक्सपेंसिव बुडलर रेस्टोरेंट चलते हैं। चेनकाई उस वक्त शॉक हो गया। वहां पर पर्सन एवरेज स्पेंडिंग 300 युआन से ज्यादा की है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत लग्जरी है। बकवास बंद करो, सिर्फ हमारी 3 साल की फ्रेंडशिप के लिए। बी डिले मत करो। और चाहे मुझे ब्लड बेचना पड़े, मैं अच्छी जगह खाना खाऊंगा। कोइंसिडेंटली जैसे ही हम रेस्टोरेंट पहुंचे, 2 लोग हमारी तरफ आए। उनमें से एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जियान वान थी, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड हुआंग स्वैन था, जो उसका हाथ पकड़े हुए था। उस वक्त वो अभी रिएक्ट नहीं कर पाया था। चेनकाई ने उल्टा सरकास्टिकली हंसा। सच में एनिमीज नैरो पाथ पर मिल ही जाते हैं। मैं उस लड़की के साथ कितना अच्छा था, चेनकाई ये सब बहुत अच्छे से जानता है। लगभग हर वीक मैं उसके लिए छोटा सरप्राइज प्रिपेयर करता था और उसे स्कूल लेकर जाता था और लाता था। मैंने पैसे भी सेव किए थे उसके लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के लिए। एक वेटर आया और बोला, कितने लोगों के लिए? वेटर के जाने के बाद हम दोनों बात कर रहे थे। अब तुम कहाँ शिफ्ट हुए हो? अगर चांस मिला मैं तुम्हारे घर ह्यांग विला आने खेलने आऊंगा। अगर तुम्हें स्कूल नॉइजी लगता है तो मेरे घर आकर रह सकते हो। वैसे भी बहुत एम्प्टी रूम्स हैं, खाली रहना भी खाली रहना ही है। चेनकाई शायद नहीं जानता, ह्यांग विला एक ऐसी कम्युनिटी है जहां सिर्फ हाई एंड विलाज मिलते हैं। ये सुनने के बाद उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन साइड में खड़े हुआंग स्वेन ने एक हॉस्टाइल आवाज निकाली। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बिना डरे, जैसे करंट गर्लफ्रेंड में एक्स से हॉस्टिलिटी भरी हो। दूसरे लोग शायद ना समझे, लेकिन उसने समझ लिया, क्योंकि उसका खुद का घर विला ह्यांग में है। उसे अच्छी तरह पता है कि यहाँ सबसे सस्ता भी लगभग 20 मिलियन का है। फिर उसने जानबूझकर जोर से बोला, मुझे लगा तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बस थोड़ा पुअर है, लेकिन पता चला उसका कैरेक्टर भी इतना खराब है। आसपास के कुछ कस्टमर्स ने भी देखना शुरू कर दिया। जो लोग ह्यांग विला को जानते थे, उन्होंने तुरंत एक कंटेम्पचुअस स्माइल दिखाई, मुझे देखते हुए जैसे मैं किसी ऑनलाइन स्टोर का चीप प्रोडक्ट हूँ। ह्यांग विला तो छोड़ो, ह्यांग सिटी में भी एक नॉर्मल हाउस लेना आसान नहीं है। मैं जो सेंटर ऑफ अटेंशन था, बिल्कुल काम रहा। आफ्टर ऑल पिछले 2 दिन के शॉक के बाद मेरी साइकोलॉजिकल क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई है। उस वक्त ह्यांग ने बोला, ये हमेशा से ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट बनने का नाटक करना इसकी आदत है। मैंने डिस्डेन के साथ हंसा। मैंने खुद इतनी मेहनत की उसके लिए, इतना अच्छा बनने के लिए, लेकिन एंड में मुझे ये वैल्यूएशन मिला। क्या लोग इसी को कहते हैं कि एंड में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता? इसने दोनों कपल को बिल्कुल चुप करा दिया। टास्क प्रोग्रेस 2% बढ़ गया। रैंडमली होस्ट को कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिला जिसमें उसके एंसेस्टर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर मैं शॉक हो गया। मुझे नहीं पता ये एंसेस्टर्स वाला रबिश क्या है, लेकिन इन 2 दिन में सिस्टम के बारे में जो समझा हूं, उस हिसाब से ये मेरे एंसेस्टर्स के लिए यूजलेस होगा। मेरे लिए ये शायद अनइमेजिनेबल ट्रेजर है। इतना सारा रबिश मुझे मॉक करने की हिम्मत करता है। आइडेंटिटी के सामने कौन झुकता नहीं है? एक ऑर्डिनरी फैमिली का पुअर बॉय भी उससे ऐसे बात करने की हिम्मत करता है। मैंने देखा वो जोर से मेरा नेक पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये कि सिर्फ हल्की सी स्क्वीज में उसके मसल्स मेरे सामने बिल्कुल चिकन जैसे लग रहे थे।
आफ्टर ऑल मेरा बॉडी अभी अभी डबल हो गया था। धीरे धीरे हुआंग के फेस पर पेन का एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन देखने में लग रहा था वो फोर्सफुली इंड्योर कर रहा है। मैंने सॉफ्टली उसे सीधा सीट पर धक्का दे दिया। फिर मैंने अपना थोड़ा सा मेसी कॉलर ठीक कर लिया। हैंग ने मुझे रिजेंटमेंट भरी नजर से देखा। ऑब्वियसली उसने अभी काफी लॉस फेस किया है। तुम्हारी चॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये किस टाइप का कचरा है? 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थ्रेटनिंग तरीके से पास आए। जुआंग ने पहले अक्यूज किया, अपना रिस्ट दिखाते हुए बोला, ये दोनों अभी किसी को मार रहे हैं। लॉबी मैनेजर ये सुनकर गुस्सा हो गया। इस जगह पर लोग फाइट करने की हिम्मत नहीं करते। अगर करते हैं तो वो सच में सरप्राइजिंग है। मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं किया। मैंने सीधा अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ। कोइंसिडेंटली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड मिल गए। वो मुझे मॉक कर रहे थे कि मैं बिल पे नहीं कर सकता। यंग मास्टर प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, मैं तुरंत ये मैटर सॉल्व करता हूँ। आपके फादर ने शायद आपको एक ब्लैक कार्ड दिया होगा। बस उस कार्ड को दिखाने से ही जनरली लोग आपको हाईएस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने फोन रख दिया। हुआंग स्वैनले धीरे से बोला, बस एक्टिंग करेगा, थोड़ी देर में सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बाहर निकाल देगा। मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं किया। थोड़ी देर बाद फोन उठाओ। मैनेजर भी कंफ्यूज लग रहा था, कौन कॉल कर सकता है। सच में 2 मिनट से कम में उसका फोन बच गया। कॉलर आईडी में शॉप ओनर का नाम था। बॉस क्या हो रहा है? आपके ब्रांच में एक यंग मैन है, उसे बिल्कुल ऑफेंड नहीं करना। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो रहने का सोचना भी मत। हमारी हेडक्वार्टर्स भी इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। मैनेजर भी ये सुनकर कांप गया। ये स्टोर दुनिया के कई कंट्रीज में प्रॉपर्टीज रखता है, कैसे इतनी इजीली कोलैप्स हो सकता है? इस यंग मैन के पीछे कौन सा टेरिफाइंग पावर है? फोन रखने के बाद उसने बोला, गुड आफ्टरनून, आप मिस्टर एच.एन. है राइट? मैं तुरंत आपको सबसे प्रेस्टीजियस सीट असाइन करता हूँ। मैंने सिर हिला दिया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। हुआंग अभी तक समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। फिर अचानक गुस्से में बोला, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इन 2 रेडनेक्स की वजह से? मैंने सीधा कोल्ड टोन में रिप्लाई किया, इस स्टोर का ओनर होना ही काफी है। एक्चुअली जब हम आर्ग्यू कर रहे थे, सिस्टम ने मुझे ऑलरेडी बता दिया। 92% शेयर्स मेरे पास हैं। बाकी 8% उन लोगों को रिवॉर्ड के लिए दिए गए हैं जिन्होंने ग्रुप के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। मैनेजर सू ने उसे बोला कि मेरी हर नीड सेटिस्फाई करे, तो उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला कि इन ट्रबल मेकर्स को बाहर निकाल दो। जियान वान अचानक पैनिक हो गई। अगर ये दोनों ऐसे ही बाहर निकाले गए तो वो स्कूल में सबका मजाक बन जाएंगे। बट हुआंग काफी काम और कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसने सीधा बोला, क्या तुम अभी भी बिजनेस करना चाहते हो? ये पहली बार सुन रहा हूं कि कोई कस्टमर्स को किक आउट करना चाहता है। अचानक एक वेटर मैनेजर बी के कान में झुककर बोला, अभी जो डिस्प्यूट हुआ था वो एक्चुअली उस जेंटलमैन की वजह से हुआ था। इनिशिएटिव भी उसने ही लिया था। मैनेजर भी ये सुनकर मुस्कुरा दिया, जब तक हम सही हैं डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई डिससैटिस्फैक्शन है तो तुम ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। हुआंग क्लियरली जानता था कि वो गलत है, चाहे वो एक फुआडाई ही क्यों ना हो, लेकिन उसका फादर सिर्फ एक शेयर होल्डर है। ऐसा बोलने से जरूरी नहीं लोग उसे रिकॉग्नाइज करें। मुझे देखकर मैंने एक प्लेफुल स्माइल दी। क्या हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा है? मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अगर हिम्मत है तो इस स्टोर को खरीद लो। हुआंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पिटने लायक हूं। वो ऑलमोस्ट खुद को रोक नहीं पाया और वापस अटैक करने वाला था, लेकिन मेरी मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ और आसपास खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाया। ये देखकर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैंने सीधा उससे बोला, मैं तुम्हें बताना भूल गया, सिर्फ ये स्टोर ही नहीं, इस ब्रांड के सारे चेन्स भी मेरे हैं। अगर तुम इस स्टोर को खरीदना चाहते हो तो शायद तुम्हें पूरा ग्रुप पहले खरीदना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि रेस्टोरेंट ग्रुप की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन एक लिस्टेड ग्रुप कभी सिंपल नहीं होता। फिर मैंने हाथ हिला दिया और मैनेजर बी से बोला, ये तुम हैंडल करो। फिर मैं एक वेटर के साथ रेस्टोरेंट के रिजर्व्ड वीआईपी टेबल की तरफ चला गया। चाहे सिचुएशन टेंस थी, फिर भी मैनेजर स्माइल मेंटेन कर रहा था। ये बिना वजह नहीं है कि बिजनेस ग्रुप इतना बड़ा है। आसपास के लोग भी काफी बातें कर रहे थे। ये यंग लड़का सोच रहा था कि थोड़ा पैसा होने से लोगों को इंटिमिडेट कर सकता है। इस बार ये अपने जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से टकरा गया। अगर मैं होता तो कहीं छुप जाता। आसपास के लोगों की बातें उन दोनों को और भी एम्बैरेस कर रही थी। यहां रुकना सिर्फ और एम्बैरेसमेंट बढ़ाता। फिर गुस्से में उसने जियान युआन को छोड़ दिया और बाहर भाग गया। जियान युआन भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो सीधा उसके पीछे भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अपना गुस्सा कहाँ निकाले, तो उसने सारा गुस्सा जियान युन पर निकाल दिया। मुझे खुद काम करके पैसे सेव करने पड़ते थे गिफ्ट्स खरीदने के लिए। मुझे कभी पता नहीं था कि उसकी फैमिली के पास इतना पैसा है। हुआंग ने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा लॉस फेस नहीं किया, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो मुझे एम्बैरेस करेगा। लेकिन जियान युआन ने उसे एडवाइस किया कि ट्रबल से दूर रहे।
उसे डर था कि वो कुछ गलत न कर दे और उसमें वो भी फंस जाए। इस वक्त मैं वीआईपी रूम में पहुंच चुका था। 2 टोमाहॉक स्टेक्स, मीडियम, साथ में अर्जेंटाइन प्रॉन्स और एक फोएग्रा। मुझे पता था चेन काई ये ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए मैंने सब एक साथ ऑर्डर कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ उतना ही ऑर्डर किया जितना 2 लोग खा सके। तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ जल्दी अरेंज कर देंगे। तुम थोड़ा ज्यादा ही ओवरबोर्ड नहीं जा रहे? 3 साल के क्लासमेट्स, तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि तुम इतने रिच हो? तुम जैसे रिच आदमी, एक्चुअली तुमने पहले मुझसे पैसे बोरो किए थे। मैंने एक्साइटेड चेन काई को हल्का सा पुश किया। मुझे भी ये सब रिसेंटली ही पता चला है, मैं पहले एक्टिंग नहीं कर रहा था। चेन काई जो बिलीव नहीं कर रहा था, उसे देखकर मैंने और ऐड किया। देखो, 3 साल में मेरे पास सिर्फ एक बाइसिकल थी, और वो भी मैंने जियान युआन को दे दी। चेन काई ने ध्यान से सोचा, उसे लगा ये बात पॉसिबल है। आफ्टर ऑल कोई इतनी देर तक प्रिटेंड करे तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। इसीलिए उसने धीरे से पूछा, अपने फ्रेंड को बताओ तुम्हारी फैमिली के पास कितना पैसा है। तुम शायद बिलीव नहीं करोगे, मुझे खुद नहीं पता मेरे पेरेंट्स ने कितना पैसा छोड़ा है। ये हियांग विला क्या है? वहां के हाउसेस का प्राइस बहुत हाई होगा, राइट? कम से कम 60,000 पर स्क्वायर मीटर। मैंने सर हिलाकर मना किया और 10 उंगलियां दिखाईं। मेरा मतलब था 1,50,000 पर स्क्वायर मीटर। अगर रेस्टोरेंट ना होता तो चेन काई शायद टेबल पर ही जोर से हाथ मार देता। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 1,50,000 पर स्क्वायर मीटर, ये तो बिल्कुल रॉबरी जैसा है। मेरे होम टाउन में मैं पूरा घर खरीद सकता हूँ। मुझे डर था वो और क्वेश्चंस करेगा और उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। इसलिए मैंने सीधा बोला, जब टाइम मिलेगा मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तब तुम खुद समझ जाओगे। आफ्टर ऑल मेरे घर की कोई भी पेंटिंग या कैलीग्राफी पूरे घर के प्राइस से ज्यादा की है। उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस मजाक में कहा, हम भाइयों ने 3 साल पहले डिसाइड किया था कि हम वेल्थ और पावर के लिए स्ट्राइव करेंगे। अब तुम्हारे पास पैसा है, हमें भूल मत जाना। मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अपने रूममेट्स को जरूर सपोर्ट करूंगा। इसलिए मैंने सीधा बोला, अगर तुम्हारे पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है, बिना हेजिटेशन मुझे बताओ, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। मैं बस इसी बात का वेट कर रहा था। अब हमने एक गेम का प्रोटोटाइप बना लिया है, अगर ये बन गया तो मार्केट में डेफिनेटली हिट होगा। मुझे भी इंटरेस्ट आ गया। हमारे डॉर्मेट्री में सिर्फ मैं ही फिजिक्स पढ़ता हूँ, बाकी 3 कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और गेम्स को बहुत पसंद करते हैं। इस पॉइंट पर चेन काई ने साई किया। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास गेम सर्वर्स बनाने का कैपिटल नहीं है और स्टाफ की भी कमी है, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। मुझे अचानक एक आइडिया आया, इसमें इतना मुश्किल क्या है? मैं तुम्हें 10 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ, क्या ये इनफ है? तुम 2 बार खांसे। मैंने मुंह खोला और सीधा 10 मिलियन बोल दिया। कौन हैंडल करेगा ये? अगर इनफ नहीं है तो मैं तुम्हें 100 मिलियन दे देता हूँ। चेन काई ये सुनकर और जोर से खांसने लगा। तुम्हारी फैमिली कितनी रिच है? ये बात नहीं कि इनफ नहीं है, बस तुम बिना सोचे सीधा इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हें स्कैम कर लेंगे? मैंने मुस्कुराकर बोला, कुछ मिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अच्छा भाई फेल भी हो गया तो लॉस ही होगा। हम दोबारा ट्राई करेंगे। चेन काई बिल्कुल चुप हो गया। आजकल पैसा ऐसे यूज होता है, कुछ मिलियन का लॉस भी लॉस नहीं लगता। इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करो, मैं टाइम निकालकर अपनी सेक्रेटरी को तुमसे कांटेक्ट करने को बोलूंगा। अगर सब ठीक रहा तो फंड्स तुरंत आ जाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, मैं सिर्फ पैसा दूंगा, बाकी सब तुम लोग हैंडल करोगे। जब पैसा हो कुछ भी ट्राई किया जा सकता है। हम दोनों और ज्यादा एक्साइटेड होते गए। अब जबकि चेन काई ने डिसाइड कर लिया है कि वो गेम्स बनाएगा, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान छोड़ देगा और अपनी सारी एनर्जी अपने करियर के फर्स्ट स्टेप में लगा देगा। खाना पीना करने के बाद मैं वापस विला आ गया। घर पहुंचते ही मुझे एक कॉल आया, एक ऐसे इंसान का जिससे मैंने काफी टाइम से बात नहीं की थी। मैंने देखा वो मेरा पुराना क्लासमेट हियान यी था। हियान यी के फेस पर खुशी थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने मुझे ज्यादा कॉल नहीं किया, लेकिन जब भी बात होती थी लगता था जैसे स्कूल डेज वापस आ गए हैं। उसने बोला, 15 दिन बाद हमारा हाई स्कूल एनिवर्सरी है, हमारे ट्यूटर चाहते हैं कि हम उनसे मिलने आए। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, काफी टाइम हो गया था मिले हुए। हम मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना क्लास के कुछ लोग डेफिनेटली शो ऑफ करने आएंगे, तुम्हें मेंटली रेडी रहना होगा। अचानक उस मोमेंट सिस्टम ने टास्क एक्टिवेट किया। स्कूल एनिवर्सरी में स्टैंड आउट करो, रिवॉर्ड एक ऐसी आइटम जो एंसेस्टर ने एक्सीडेंटली खो दी थी। ये सुनकर मेरे लिप्स पर स्माइल आ गई। इस बार कोई शो ऑफ करेगा और मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं कंसीट की दुनिया का ब्राइटेस्ट स्टार बनूंगा। लेकिन मुझे एक और शॉकिंग बात पता चली। हमारी फैमिली का इंग्लिश रॉयल्टी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए वो चीफ डिजाइनर को इनवाइट कर पाए। इस वक्त रैम के फेस पर स्माइल थी। उसकी एज में वो इतनी दूर नहीं आना चाहता था,
लेकिन 5 मिलियन पाउंड्स पर ईयर सैलरी और प्राइवेट प्लेन के साथ उसे सिर्फ हर साल स्टूडेंट्स ट्रेन करने थे। अगर नेशनैलिटी चेंज कर सकता तो वो मेरा एक्सक्लूसिव डिजाइनर भी बनने को तैयार था। लॉन्ग टाइम नो सी। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बेबी थे। एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन मैंने उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन समझ ली। रैम सर ने मेरे पेरेंट्स के लिए भी क्लोथ्स डिजाइन किए थे। रैम ने जल्दी से सर हिला दिया। वो बहुत पहले की बात है। मैंने सुना तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम नॉर्मल लाइफ जियो, इसलिए उन्होंने सब कुछ छुपा कर रखा था। अब उन्होंने तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है, इसलिए मुझे तुमसे मिलने बुलाया गया। तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे देखें तो तुम अभी भी मेरे एल्डर हो। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं अगला सेंटेंस बोलूंगा। क्या तुम बिलीव करोगे, मैंने बाहर से काम रहकर सर हिला दिया, लेकिन अंदर से मेरा हार्ट जोर से धड़क रहा था। इंग्लिश क्वीन का इन्विटेशन। दुनिया में बहुत कम लोगों को ये ऑनर मिलता है। जल्द ही रैम ने मेरा मेजरमेंट लिया, फिर उसने मुझसे मेरी फेवरेट स्टाइल्स और डिजाइन्स के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि मैं आधे महीने बाद स्कूल सेलिब्रेशन में जाऊंगा, उसने तुरंत बोला, गारंटीड, काम कंप्लीट हो जाएगा। हाफ मंथ एक परफेक्ट आउटफिट डिजाइन करने के लिए काफी है। मुझसे बाय कहकर रैम तुरंत फैक्ट्री चला गया। इस बीच सुआंग जिंग काम नहीं था। अगर यंग मास्टर स्कूल सेलिब्रेशन में जा रहे हैं तो उन्हें डेफिनेटली शो ऑफ करना होगा। अगर वो फेमस स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, बस अपने नाम पर एल्मा मेटर को एक डोनेशन दे दो। ये सुनकर मैंने तुरंत अपने सर पर हाथ मारा। मुझे ये पहले क्यों नहीं सोचा। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलुमनाई का इन्फ्लुएंस और वो उनके लिए क्या बेनिफिट्स ला सकते हैं। तो मैंने तुरंत पूछा, मेरे अकाउंट में अभी कितना कैश अवेलेबल है। मैंने अभी तक उनके एसेट्स का सिर्फ एक पार्ट कंट्रोल किया है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैंक्स मिलाकर लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर्स है। ये कैसे पॉसिबल है। मुझे लगा मैंने गलत सुना। उसे सिर्फ इतना पता था कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन के एसेट्स 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास जो कैश अवेलेबल है वो उसके टोटल एसेट्स का 4 गुना है। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि उसने अभी कहा था कि उसने सिर्फ एक पोर्शन एसेट्स कंट्रोल किया है, तो बाकी एसेट्स क्या हैं? उसकी फैमिली के एसेट्स 7 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। 7 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या फैमिलीज उन्हें मैनेज करते हैं और हमारी स्वांग फैमिली सिर्फ सबसे छोटा पार्ट हैंडल करती है। ये सुनकर मैं लगभग बेहोश हो गया। मैं बालकनी में गया और एक गहरी सांस ली। वो चक्कर वाला फीलिंग थोड़ा ठीक हुआ। मैंने आसमान की तरफ देखा, जोर से हंसने को रोकने की कोशिश करते हुए। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पेरेंट्स क्यों चाहते थे कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊं। वो बस मुझे एक रेडनेक जैसा ट्रेन करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद रूम में वापस आते ही मुझे अपनी एल्बम मैटर से एक इनविटेशन मिला। फिर मैंने अपना फोन उठाया और प्रिंसिपल ऑफिस का नंबर डायल किया। इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में एक 50 साल से ज्यादा उम्र का मिडिल एज्ड आदमी इस साल के एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स लिस्ट को देखकर उदास था। ये एएन हाई स्कूल नंबर 2 का करंट प्रिंसिपल है स्यूमन। ये स्कूल एएन का एक की हाई स्कूल माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ सेकंड का टाइटल ही लेकर चल रहा है, क्योंकि नंबर 1 एएन हमेशा इस पर हैवी प्रेशर डालता है। खासकर पिछले 2 दिन में नंबर 3 सेकेंडरी स्कूल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट आया है। उसने स्कूल को 10,000 डोनेट किया, जिससे स्कूल का डेवलपमेंट हुआ और अब ये सेकंड स्कूल थर्ड बनने के डेंजर में है। अचानक फोन बज गया। मैंने सीधा अपनी तरफ से स्कूल एनिवर्सरी के बारे में पूछने की बात कही। स्यूमिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे आज सुबह से डजन्स कॉल्स मिल चुके थे जो स्कूल एनिवर्सरी के बारे में पूछ रहे थे। उसने सोचा ये कॉल भी वैसे ही होगा। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा फोन में बोला, क्या स्कूल स्टूडेंट से डोनेशन एक्सेप्ट करता है? स्यूमिन ने मेरे साथ कुछ लाइंस बात की और उसे पता चल गया कि मैं 16th जनरेशन ग्रेजुएट हूं। अभी मैं मैक्सिमम 3rd ईयर यूनिवर्सिटी में हूं, इसलिए उसने सोचा कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। उसने इनडायरेक्टली बोला, डोनेशन अमाउंट ज्यादा मैटर नहीं करता, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दो, हम बाद में अमाउंट डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं नोट कर लेता हूं, स्कूल सिर्फ कैश डोनेशन एक्सेप्ट करता है। ऑफ कोर्स टाइप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या तुम्हें स्कूल के एंट्रेंस पर जो स्टैचू है याद है? वो भी एक फेमस एलुमनाई ने डोनेट किया था। मैंने बोला, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, मैं पहले 10 बिल्डिंग्स डोनेट करता हूं। ये सुनते ही स्यूमिन की आवाज हिल गई। फिर वो हल्की सी मुस्कुराया। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूं। मैं प्लान करता हूं कि 100 मिलियन डोनेट करूं अपने स्कूल को सपोर्ट करने के लिए। इस पैसे से क्लासरूम्स और लैबोरेटरीज बनेंगे और बाकी पैसे स्कूल के इक्विपमेंट इंप्रूव करने में यूज होंगे। क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो? मैंने बोला, ऑफ कोर्स ये सच है। इतने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, मैंने कब झूठ बोला है? स्यूमिन ने ध्यान से सोचा। ये चैन वैसे लड़का नहीं है जो फालतू शरारत करे, जैसे बाथरूम में झांकना या टीचर्स के पॉकेट में स्नेक डालना। इसका कैरेक्टर काफी सीधा है। लेकिन फिर भी वो फुल्ली बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैंने सीधा बोला, अभी मैं स्कूल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूं।
फिर हम बाद में बात करेंगे कैसे यूज करना है। फिर मैंने फोन रख दिया। उसके तुरंत बाद मैंने रिको सिस्टम एक्टिवेट किया। अब मेरी हेल्प करो 100 मिलियन फंड्स ट्रांसफर करने में मेरे हाई स्कूल अकाउंट में। मुझे स्कूल अकाउंट का एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, लेकिन सिस्टम की कैपेबिलिटी मेरे इमेजिनेशन से बाहर है। सिस्टम ने तुरंत रिप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट में हो जाएगा। ये सुनकर मैं हल्का सा हंसा। पहले 100 मिलियन मुझे बहुत बड़ा अमाउंट लगता था, लेकिन अब मेरे बिलियंस के सामने ये समुद्र में एक बूंद जैसा है। सिर्फ बैंक इंटरेस्ट ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में कैलकुलेट होता है, और वो 7 बड़ी फैमिलीज मेरे इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रही हैं। इस वक्त स्यूमिन ने फोन रख दिया। वो पूरा का पूरा स्टन रह गया। वो सोच रहा था कि जो मैंने प्रॉमिस किया है वो सच है या नहीं। और 5 मिनट के अंदर ही स्कूल के फाइनेंस ऑफिस से कॉल आया। उसने सिर्फ फाइनेंस डायरेक्टर की कांपती हुई आवाज सुनी। कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, स्कूल अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट आया है, टोटल 100 मिलियन। स्यूमिन ने तुरंत शॉक में गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी काम रहकर बोला, ये पैसे कहां से आए हैं, क्या तुमने चेक किया? फाइनेंस डायरेक्टर ने जवाब दिया, मैंने बैंक से कंफर्म किया है, ये एक प्राइवेट अकाउंट से आया है, लेकिन वो डोनर की आइडेंटिटी नहीं बता सकते। मैं भी कंफर्म नहीं कर पा रहा ये कहां से आया है। स्यूमिन की सांस तेज हो गई। फिर वो धीरे से बोला, मुझे पता है किसने डोनेट किया है। उसे कभी नहीं सोचा था कि मेरी बात सच निकलेगी। 100 मिलियन फंड्स वो वैसे ही आ गए जैसे मैंने बोला था। फाइनेंस डायरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। स्यूमिन ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, ये हमारे स्कूल के एक एलुमनाई का डोनेशन है। तुम अभी मेरे ऑफिस आओ, इस पैसे का प्लान बनाते हैं। शायद इस बार हम नंबर 1 स्कूल को बीट कर सकते हैं। जब मुझे पता चला कि 100 मिलियन ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है, मैंने दोबारा स्यूमिन के ऑफिस में कॉल किया। स्यूमिन की टोन तुरंत बहुत एक्साइटेड हो गई। वो ऑलमोस्ट रोने पड़ आया था। उसने बोला, इस पैसे से स्कूल की एजुकेशनल पावर डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। मैंने बोला, पहले डिसाइड करते हैं इस पैसे का यूज कैसे होगा। हाफ अमाउंट से 10 टीचिंग बिल्डिंग्स और लैबोरेटरीज बनाते हैं। मैं बात फिनिश भी नहीं कर पा रहा था कि उसने मुझे इंटरप्ट कर दिया। मैं इतना नहीं सोच पा रहा। मैंने सीधा बोला, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं, तुम ही अरेंजमेंट करो। स्यूमिन की आंखों में एक्साइटमेंट के आंसू आ गए। मैं प्लान करता हूं कि 10 मिलियन यूज करके एक टीचिंग बिल्डिंग और एक लैबोरेटरी बनाई जाए। फिर स्कूल के हार्डवेयर फैसिलिटीज इंप्रूव किए जाएंगे। सबसे पहला स्टेप होगा स्कूल में एयर कंडीशनिंग लगाना। मैं सब बच्चों के लिए एसी चेंज करवा दूंगा। एक्साइटमेंट में उसने सोफा पर पंच मारा। फाइनली वक्त आ गया। मेरा 3 साल का ड्रीम था कि स्कूल में एसी लग जाए। स्यूमिन ने कंटिन्यू किया, फंड्स का एक पार्ट मैं प्लान करता हूं कि प्रोविंस के टॉप टीचर्स को हायर करने में यूज हो, और एक स्कॉलरशिप भी सेट की जाएगी जो आउटस्टैंडिंग और पुअर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगी। ये सुनकर मुझे लगा उसका प्लान बहुत अच्छा है। तुम सच में सब कुछ सोच लेते हो। स्यूमिन ने अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोला, ये फंड तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा। इसका नाम होगा अचेंग फंड। तुम्हें कैसा लगता है? मैंने सोचा थोड़ा अजीब लग रहा है। इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस फंड को एक इनिशिएटर के तरह देखता हूँ। फ्यूचर में और अलुमनाई भी डोनेट करेंगे। इसका नाम होगा चिल्ड्रन ऑफ द ओशन फंड। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। एएनजी या हाई स्कूल ने थैंक्स बोला। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मैंने बोला, मैं भी तो इसी स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। अपनी एल्मा मैटर के लिए कुछ करना बिल्कुल सही बात है। अचानक स्यूमिन को डाउट हुआ, एक 3rd ईयर स्टूडेंट के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? क्या उसने कोई शॉर्टकट लिया है? मैंने सीधा एक्सप्लेन किया, मुझे भी ये सब रिसेंटली ही पता चला है। मेरे पेरेंट्स दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने मुझे फैमिली बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट दे दिया है। स्यूमिन मुस्कुरा दिया, तुम्हारी फैमिली इतनी पावरफुल लगती नहीं है, लेकिन इतना पैसा एक साथ मूव करना तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट तो नहीं करेगा। मैंने बोला, इस बात की टेंशन मत लो। ये अमाउंट मेरी फैमिली के लिए बस एक ड्रॉप इन द बकेट है। अगर 100 मिलियन इनफ नहीं है, मैं और डोनेट करूंगा। बाकी सब काम मैं उन लोगों पर छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ पैसा देता हूँ। अगर लॉस भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। रात जल्दी आ गई। मैं यूजुअल की तरह लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था, लेकिन देखते ही मैं शॉक हो गया। जिस अकाउंट ने चाइना में 10 मिलियन गिफ्ट्स भेज चुका था, उसके अब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। फिर मैंने प्राइवेट मैसेजेस चेक किए। अचानक 10,000 मैसेजेस आ गए। वो डेट के लिए नहीं, सब सिर्फ फायदा उठाना चाहते थे। मैंने एक चीज को प्रेस किया, ये कंप्यूटर बहुत अच्छा है। आजकल के ऑल इन वन कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो गए हैं। लेकिन सिस्टम ने बोला, तुम्हें कौन सी आंख से ये ऑल इन वन कंप्यूटर लग रहा है? इस विला के नीचे एक छोटा सुपर कंप्यूटर है। 80 मिलियन का ग्राफिक्स कार्ड है, मॉडल 80090। ये सुनकर मेरा जॉ ग्राउंड पर गिर गया। ये इंटरनेशनल लेवल का स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। यूजुअली ये नेशनल डिफेंस और साइंस के लिए यूज होता है, लेकिन मैं इसे गेम्स और लाइव स्ट्रीम देखने के लिए यूज कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं टीचर पार्क के ब्रॉडकास्ट रूम में एंटर किया। उसने तुरंत बोला, क्या तुम लीग ऑफ लेजेंड साथ में खेलना चाहते हो? हमारी टीम में एक प्लेयर की कमी है। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया। लेकिन नेक्स्ट सेकंड मुझे पता चला कि मेरे पास इस रीजन का अकाउंट नहीं है। तो मैंने कमेंट्स में लिखा, कोई भाई अपना अकाउंट लैंड करेगा? फ्री में नहीं, बिल डायरेक्टली टीचर पार्क को भेज देना। अचानक कमेंट सेक्शन एक्सप्लोड हो गया।
प्रोफेसर पार्क की टीम सब मास्टर लेवल या उससे ऊपर के प्लेयर्स हैं। किसी ने तुरंत मुझे एक अकाउंट भेज दिया। मैंने बिना कुछ बोले लॉगिन किया, सीधा 100,000 युआन रिचार्ज किया। मैंने सारे स्किन्स खरीद लिए। कमेंट सेक्शन के सब लोग शॉक हो गए, किसको इतनी किस्मत मिली। अगली बार अकाउंट मांगते वक्त पहले बोल देना। प्रोफेसर पार्क ने बोला वो तुम्हें इंट्रोड्यूस करेगा। बाकी सब मेरे पुराने टीममेट्स हैं जब मैं प्रोफेशनल खेलता था, अब सब रिटायर हो चुके हैं। वो लोग हैं रिस्पेक्टिवली बॉल्ड और शैडोई, और एक लड़का भी। कंप्यूटर का माइक्रोफोन प्लग करने के बाद मैंने हेलो बोला। मुझे अभी भी याद है पहला लीग ऑफ लेजेंड्स लाइव स्ट्रीम जो मैंने देखा था। वो एक चाइल्ड का मैच था और मेरा स्किल इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन गेम में मैं फिर भी वीक था। लेकिन सोमरा हमेशा मेरी हेल्प करता था अपोजिंग टीम के मिडफील्डर को पकड़ने में। इवन एंड में भी 4 लोगों ने पूरी कोशिश की मुझे फाउंटेन से बचाने के लिए। उन्होंने मुझे क्विंटपल एलिमिनेशन लेने दिया। सिचुएशन देखकर लग रहा है बॉस लू अब एस्केप करने वाला है। बॉस लू का मैरिज प्रपोजल टीम कहाँ है? मिस सिंजू के लाइव स्ट्रीम में मिलो। प्रोफेसर पार्क ने सिचुएशन समझ ली। 3 दिन बाद शंघाई में लाइव ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आकर खेलना। मैंने रिप्लाई दिया। इंश्योर करने के बाद कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपॉइंटमेंट सेट किया। 3 दिन बाद शंघाई में मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है सिनू के लाइव स्ट्रीम पर। मैंने सुना कि वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन में जा रहा है। मेरा मूड अचानक बहुत बेटर हो गया। इस बार मुझे उसका रियल अपीयरेंस अपनी आंखों से देखना ही होगा। कुछ देर बात करने के बाद मैं सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि लास्ट मिशन का रिवॉर्ड सिस्टम ने अभी तक नहीं दिया है। चाहे एंसेस्टर्स का छोड़ा हुआ गार्बेज सुनने में बेकार लगे, लेकिन मुझे लगता है ये जरूर कुछ शॉकिंग होगा। सिस्टम ने बोला, तुम्हें फाइनली याद आ ही गया। होस्ट नंबर 99 ने कहा था, तुम हमेशा केयरलेस रहते हो। अगर चांस मिला तो मैं उसे एक लेसन सिखाऊंगा। ये सुनकर मैं वहीं पर जम गया। तो ये सब मेरे फादर का ऑर्डर था, मतलब मैं सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकता। जैसे ही उसने ये बोला, मेरे माइंड के अंदर एक छोटा स्क्वायर स्पेस अपीयर हुआ। कुछ देर देखने के बाद मुझे समझ आया कि ये इंडिपेंडेंट है। तो मैंने सिस्टम से पूछा, ये क्या है? सिस्टम ने रिप्लाई दिया, ये रॉकेट साइंस से बना है, एक इंडिपेंडेंट और मोबाइल स्पेस है, लेकिन अभी तुम सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर स्पेस ही यूज कर सकते हो। ये सुनकर मैंने गहरी सांस ली। चाहे सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर हो, लेकिन इससे बहुत कुछ किया जा सकता है, और मैं इसे सिर्फ एक थॉट से यूज कर सकता हूं। स्पेस के अंदर कैमरा जूम करता है। क्या तुम्हें एक छोटा पोर्सिलेन जार दिख रहा है? मैंने डाउट के साथ पूछा, क्या ये एंटीक हो सकता है? यहां मेडिसिनल हर्ब्स की स्मेल काफी स्ट्रांग है। इसके अंदर 5 राउंड ब्लैक चीजें थीं। वो थोड़ी फुट पिल्स जैसी लग रही थीं। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये 15th जनरेशन के प्रीवियस होस्ट का बनाया हुआ है। जब वो इंश्वांग के लिए इमॉर्टैलिटी मेडिसिन बना रहा था, तब एक्सीडेंटली एक्सप्लोजन हो गया। रिजल्ट में ये फेल्ड प्रोडक्ट बन गया। ओरिजिनली वो इसे डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन मैंने इसे रख लिया। ये सुनकर मैं फिर से स्पीचलेस हो गया। मेरी फैमिली का इंश्वान से क्या कनेक्शन है? सिस्टम ने कंटिन्यू किया, 15th जनरेशन होस्ट ने मुझसे एल्केमी का बहुत नॉलेज सीखा था। तब तक वो एक एल्केमी मास्टर बन चुका था। लोगों की लाइफ 10 या 20 साल बढ़ा देना उसके लिए मुश्किल नहीं था। ये सुनकर मुझे अंदर से बहुत प्राइड फील हुआ। इन 5 गार्बेज पिल्स का क्या यूज है? क्या ये लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं? पिछले कुछ दिनों में मैंने ये 2 वर्ड्स कितनी बार बोले हैं मुझे खुद नहीं पता। अगर ये 5 पिल्स मेडिसिन वर्ल्ड में एक्सपोज हो जाएं, तो बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। और ये ट्रेजर एक्चुअली मेरे एंसेस्टर्स का डिस्कार्ड किया हुआ ट्रैश है। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं ऑलरेडी काफी सिंपल लाइफ जी रहा हूं। उनका छोड़ा हुआ ट्रैश भी इतना पावरफुल है, तो उनके ट्रेजर्स जो उन्होंने एक्सीडेंटली लूज किए होंगे, वो कितने पावरफुल होंगे। अब मैं नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए वेट नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट डे का सीन आता है। मुझे मैजिक सिटी जाना था। सुबह सुबह ही मैं वायाडक्ट पर ट्रैफिक में फंस गया। मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन के क्रेज को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। हर सिटी से काउंटलेस फैंस आए थे अपने फेवरेट होस्ट्स का रियल फेस देखने के लिए। ट्रैफिक बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था। मैंने बोला, प्रोफेसर पार्क आप पहले चले जाओ। अगर नॉर्मल दिन होता तो वेट करना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज उनका एक इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग है। वो वोंग सॉन। चाहे चाइना का रिचेस्ट मैन ना हो, लेकिन डेफिनेटली टॉप 3 में है। मैंने एक्साइटेड होकर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ी देर में शिप पकड़ लूंगा। ये वोंग सॉन, मैं इसे जानता हूं। वो वाक्सिया रिच लिस्ट के टॉप 3 टाइकून्स में से है। वोंग इलिन का बेटा। उसका एक फेमस डायलॉग है, मैं फ्रेंड्स बनाते वक्त ये नहीं देखता कि उनके पास पैसे हैं या नहीं, वैसे भी उनके पास शायद नहीं होते, मेरे पास तो हैं। ये डायलॉग इंटरनेट पर वायरल हो गया था, इसलिए वो खुद भी एक पॉपुलर इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया। मैं रोड पर लंबी लाइन ऑफ कार्स देख रहा था। मैंने कैजुअली बोला,
मुझे बहुत देर से बाथरूम जाना है, काश मेरे पास प्लेन होता। सिस्टम ने तुरंत बोला, तुम्हारे पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, वो एयरपोर्ट पर पार्क्ड है। ये सुनकर मैं शॉक हो गया। वैसे भी मेरे घर का सी फूड और मीट प्राइवेट प्लेन से आता है, तो हेलीकॉप्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचकर मैंने तुरंत स्वाइंग जिंग को कॉल किया। मैंने बोला, आगे ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हम कई घंटों से मूव नहीं कर रहे हैं। स्वाइंग जिन ने कैजुअली बोला, इतनी छोटी बात के लिए टेंशन क्यों, तुम्हारा प्राइवेट हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर रेडी है, 20 मिनट्स में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये सुनकर मैं एक्साइटमेंट में उछल गया। पैसे होना सच में अच्छा होता है। लगता है मैं जल्द ही इस जगह से निकल जाऊंगा। 20 मिनट्स बाद आसमान में एक जोर का आवाज गूंजा। एक पूरा ब्लैक हेलीकॉप्टर आसमान से नीचे उतर रहा था। रोड पर सब लोग शॉक में थे। मैंने हेलीकॉप्टर देखा और वहीं पर स्टन रह गया। मुझे लगा छोटा हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा था। इसका हवा का प्रेशर इतना स्ट्रांग था जैसे नीचे के व्हीकल्स को उड़ा देगा। सिस्टम ने बताया, ये हेलीकॉप्टर एक रिटायर्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से मॉडिफाई किया गया है। तुम्हारे फादर ने कुछ साल पहले $120 मिलियन देकर इसे सीक्रेटली खरीदा था। ये सुनकर मेरा जॉ ऑलमोस्ट गिर गया। मेरे फादर का स्टाइल काफी वाइल्ड है। रोड पर सब ड्राइवर्स शॉक में थे। ये हेलीकॉप्टर हाईवे पर क्यों रुक गया? क्या किसी को पिक करने आया है? मैंने कभी इतना बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं देखा। क्या किसी को इंजर्ड है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जब लोग बात कर रहे थे तब प्लेन से एक लैडर नीचे आया। 4 ब्लैक सूट वाले आदमी नीचे उतरे। उनके हाथ में सस्पेंशन रोप जैसा कुछ था। उन्होंने मेरे कायन पोर्श को टाइटली सिक्योर किया। फिर वो तुरंत हेलीकॉप्टर में वापस चढ़ गए। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। प्लेन तुरंत ऊपर उठ गया। मेरा 2 टन से ज्यादा वेट वाला कार आसानी से हवा में उठ गया। मैं पहले प्लेन में बैठ चुका हूं, लेकिन ये एक्सपीरियंस पहली बार था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं रोप टूट ना जाए। अगर इतनी हाइट से गिर गया तो मेरा क्या होगा? सिस्टम ने बोला, काम रहो, ये हेलीकॉप्टर टैंक तक उठा सकता है। 10 टन से कम कुछ भी इससे ब्रेक नहीं कर सकता। फिर भी मैं अंदर से डरा हुआ था। हेलीकॉप्टर स्मूथली लाइव एग्जीबिशन की तरफ उड़ रहा था। इस बीच बहुत लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही मिनट में ये वीडियो वायरल हो गया। सब प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग में आ गया। टाइटल था, इनह्यूमन, हैंगमैन ब्रिज पर ट्रैफिक जैम, एक कायन पोर्स ओनर ने हेलीकॉप्टर बुलाकर अपनी कार उड़ा दी। हेलीकॉप्टर इतना बड़ा था और कार को हवा में ले जा रहा था, इसलिए सबका अटेंशन अट्रैक्ट हुआ। जिसने भी देखा, फोटो या वीडियो लेने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसे सीन लाइफ में एक बार ही देखने मिलते हैं। इस वक्त प्रोफेसर पार्क और उनके ओल्ड टीममेट्स ऑलरेडी वेन्यू पर थे। उनमें एक हैंडसम इन्फ्लुएंसर भी था, वोंग। उसकी बिगेस्ट आइडेंटिटी उसका पैसा है। अचानक उसके फोन पर ट्रेंडिंग वीडियो आया। एक कायन पोर्श को एक ह्यूज हेलीकॉप्टर स्काई में ले जा रहा था। मूवी में भी ऐसा सीन मुश्किल से दिखता है। प्रोफेसर पू ने फोन लिया और वीडियो को बार बार चेक किया। वो बोला, ये अनबिलीवेबल है। मिस्टर वोंग ने साई किया। मुझे लगा मैं ही काफी फ्लैशी हूं, लेकिन दुनिया में मुझसे भी ज्यादा फ्लैशी लोग हैं। हाईवे ब्लॉक होने पर हेलीकॉप्टर बुला लिया, ये तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। ये नॉर्मल है। वो कायन सिर्फ 1 मिलियन का होगा, राइट? इस हेलीकॉप्टर के सामने वो कुछ भी नहीं है। फिर उसे कुछ याद आया, क्या ये हेलीकॉप्टर वो लेटेस्ट डिडी वाला सर्विस है? सॉफ्टवेयर में हेलीकॉप्टर सर्विस मिलता है, बस प्राइस हाई होता है। मिस्टर वोंग ने सिर हिलाकर मना किया, इम्पॉसिबल। 3 साल पहले जब मैं अपने फादर के साथ अमेरिका में एक प्राइवेट ऑक्शन गया था, मैंने ये हेलीकॉप्टर देखा था। ये एक रिटायर्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से मॉडिफाई किया गया था। प्राइस $120 मिलियन था। एक अननोन रिच मैन ने इसे खरीदा था। क्या तुम्हारे फादर इसे खरीदना चाहते थे? हाँ, लेकिन जिस इंसान ने इसे ले गया वो बहुत पावरफुल था। जब भी वो बिड करता कोई उससे कम्पीट नहीं करता। वीआईपी रूम में उस मिस्टीरियस बायर को देखकर सब बड़े फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी डरते थे, जैसे रॉथचाइल्ड फैमिली और मॉर्गन फैमिली। प्रोफेसर पॉक कंफ्यूज हो गया। तुम कह रहे हो ये इंसान उस मिस्टीरियस टाइकून से रिलेटेड हो सकता है? मिस्टर वोंग ने सिर हिलाकर बोला, शायद हाँ। अगर चांस मिला तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। अचानक एक यंग लड़का चिल्लाया, जल्दी देखो, हेलीकॉप्टर हमारी तरफ आ रहा है। मिस्टर वोंग ने तुरंत बोला, चलो अंदर चलते हैं। इंजन की डेफनिंग साउंड आसमान में गूंज रही थी। बहुत लोग गैदर हो गए थे। सब लोग मेरा फेस देखने के लिए एक्साइटेड थे। मैंने सोचा, अब तो प्रॉब्लम हो गई। नीचे हंड्रेड्स लोग खड़े हैं। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, सब कैमराज मेरी तरफ होंगे। मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ। मेरा एंट्री बहुत ज्यादा आई कैचिंग हो गया। फाइनली कार लैंड हुई। वो 4 ब्लैक सूट वाले आदमी फिर से हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए। कार से बंधे रूप्स को निकालने के बाद वो लोग लाइटनिंग स्पीड से वापस हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। जल्द ही हेलीकॉप्टर आसमान में गायब हो गया। एक पल में ही मेरा पोर्च सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया। जो क्राउड जमा हुआ था उसने पूरी जगह को घेर लिया।
मैं तो निकल भी नहीं पा रहा था। तो मैंने तुरंत प्रोफेसर पू को कॉल किया। प्रोफेसर पू, आप कहाँ हो? जल्दी आकर मुझे बचाओ। प्रोफेसर पू मेरी बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया। तुम ऑलरेडी पहुंच गए हो? तुम कहाँ हो? मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर मुझे एंट्रेंस पर ड्रॉप करके गया है। क्या आप क्राउड को डिस्पर्स करने में हेल्प कर सकते हो? ये सुनकर प्रोफेसर पू ने गहरी सांस ली। ये तुम्हारी कार है? उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं स्पोर्ट्स का ऑनर हूँ। उसे लगा मैं अभी भी ब्रिज या हाईवे पर फंसा हूँ। जुओंग सोन ने भी उसकी तरफ डाउटफुल एक्सप्रेशन से देखा। उसने सीधा प्रोफेसर पू से पूछा, ये कौन है? प्रोफेसर पू ने जवाब दिया, तुम भूल गए। आज मैं तुम्हें एक फ्रेंड से मिलवाने वाला था। ये मिस्टर फैंग हैं जो रिसेंटली बैम्बू प्लेटफॉर्म पर बहुत पॉपुलर हैं। हैंग सॉन अब बिल्कुल काम नहीं रह पाया। इस कार का ओनर ऐसा इंसान है जिसे उसके फादर भी रिस्पेक्ट देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल रिच पर्सन नहीं है। प्रोफेसर पार्क ने मुझे फोन पर बोला, अब तुम प्रॉब्लम में फंस गए हो। हम लोग आकर क्राउड डिस्पर्स करते हैं। हैंग सॉन ये सुनकर हंसने लगा। इतना शो ऑफ करोगे तो ऐसा ही होगा। अब समझ आ गया ना कि हमें हेल्प के लिए बुलाना पड़ता है। चाहे वो ऐसा बोल रहा था, लेकिन उसने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल किया। आफ्टर ऑल ये लाइव एग्जीबिशन का बिगेस्ट इन्वेस्टर वही है। जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड्स का एक ग्रुप आ गया। उन्होंने क्राउड को डिस्पर्स करना स्टार्ट किया। जब आसपास के लोग हट गए, उसने बोला कि सीनियर फैंग अभी उस कार में है। जब कंफर्म हो गया कि आसपास कोई नहीं है, मैं आराम से बाहर निकला। फिर मैंने अंदर ही अंदर सोचा, मैं तो गया। अब शायद मैं उस कार को दोबारा ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने तुरंत एक कॉर्नर में भागा और चुपकर सुआंग जिंग को कॉल किया। क्या तुम मेरे लिए एक और कार अरेंज कर सकते हो? मुझे लगता है मैं अब उस कार को ड्राइव नहीं करूंगा अगर ये इंटरनेट पर वायरल हो गया तो। फोन के दूसरी तरफ सुआंग जिंग इतना हंसा कि उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। एक्चुअली मूदू एयरपोर्ट पर मेरे पास छोटे हेलीकॉप्टर्स भी हैं, लेकिन उसे बड़े वाले पसंद है। वो बस थोड़ा फन करना चाहता था। अगर मुझे उसका माइंडसेट पहले पता होता तो शायद मैं उसे मार देता। फिर सुआंग जिंग ने बोला, मैं तुरंत तुम्हारे लिए कार भेज रहा हूँ। मूदू में तुम्हारे पास बहुत बड़े प्राइवेट स्टोर्स हैं। वेयरहाउस में तुम्हारे लिए अलग अलग ब्रांड्स और स्टाइल्स की कार्स रेडी हैं। मैंने बोला, मुझे पहले एक मजराटी दे दो। अगर अपोलो सन गॉड मेरा ड्रीम था तो मजराटी मेरा छोटा गोल था। ये मैटर सॉल्व करने के बाद मैं गराज से निकल गया। रास्ते में मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन मेरी 40-50 युआन वाली टी शर्ट देखकर किसी ने भी मुझे उस मिस्टीरियस पर्सन से कनेक्ट नहीं किया। बाहर निकलने के बाद मैंने प्रोफेसर पार्क को दोबारा कॉल किया। पूछने पर पता चला कि वो लोग अभी भी उस स्क्वायर में हैं जहां मैं लैंड हुआ था। मैं तुरंत वहां भाग कर गया। एंट्रेंस पर मैंने उन्हें जल्दी ही ढूंढ लिया। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैंने प्रोफेसर पार्क और प्रिंसिपल वैंग सॉन को पहचान लिया। बाकी लोग मुझे इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन थोड़े फेमिलियर लग रहे थे। प्रोफेसर पार्क ने मुझे डिसबिलीफ के साथ देखा। मैं ही वो लेजेंडरी मिस्टर फैंग था। मेरा अपीयरेंस बहुत यंग था। उसने सोचा था मैं कम से कम 30 या 40 साल का होऊंगा। मैंने सीधा बोला, हाँ मैं ही हूँ, मैं 20 साल का हूँ। मैं यांगनान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। प्रोफेसर पार्क अभी भी शॉक से बाहर नहीं आया था और उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये डायरेक्टर वॉन है। कुछ दिन पहले हमने साथ गेम खेला था, तुम इन्हें जानते होगे। ये पहली बार था जब मैं उनसे रियल लाइफ में मिला था। वो काफी फ्रेंडली थे। मिस्टर वैंग ने मुझे वार्मली ग्रीट किया। किसने सोचा था कि तुम जैसा यंग टाइकून हमारे देश में छिपा हुआ है। मैं तुमसे सीक्रेटली पूछता हूँ, क्या तुम वो हेलीकॉप्टर बेचोगे? मैं $150 मिलियन ऑफर करता हूँ। मैं तुम्हें लॉस में नहीं जाने दूंगा। मुझे अचानक समझ आया, वो मेरे हेलीकॉप्टर में इंटरेस्टेड है। एक्चुअली मेरा भी एक डाउट था कि क्या वो हेलीकॉप्टर सच में मेरा है। हैंग ने बोला, मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं। मैं और मेरे फादर उस ऑक्शन में थे। अगर तुम बीच में नहीं आते तो हम उसे खरीद लेते। मैं हल्का सा हंसा। वो हेलीकॉप्टर मेरे फादर ने खरीदा था, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो, वो वाला शायद पॉसिबल नहीं है। मेरे घर पर एक और ए टाइप कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो प्राइवेट प्लेन में मॉडिफाई किया गया है। अगर प्राइस सही हुआ तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। एक्चुअली ये इन्फो मुझे अभी अभी स्वांग जिंग ने दी थी। मेरे फादर को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मॉडिफाई करना बहुत पसंद था। मेरे नाम पर शायद 20 ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं। हर एक की प्राइस $100 मिलियन से ज्यादा है। कुछ ही लाइंस में डील ऑलमोस्ट फिक्स हो गई। प्रोफेसर पार्क और उसके फ्रेंड्स स्टंड रह गए। ये है रिच लोगों का बात करने का स्टाइल। वैंग सॉन हंसकर बोला, मैं तुम्हें एक कार लेंड कर देता हूँ। तुम्हारा पोर्च अब फ्रीली नहीं चल पाएगा। मैंने सिर हिलाकर मना किया। मेरा असिस्टेंट वो मुझे नई कार भेज देगा। मैं उस कार को अब यूज नहीं करूंगा। प्रोफेसर पार्क के फ्रेंड्स अंदर ही अंदर सोच रहे थे, अगर यूज नहीं करते तो मुझे दे दो। $1 मिलियन की कार को ऐसे ही छोड़ दिया। उनके दिल में जेलसी जल रही थी। लाइव ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन में डायरेक्टर वॉन्ग, प्रोफेसर पार्क और मैं साथ चल रहे थे। जहां जाते सबका टेंशन मिलता। मैं नेटिजन्स के लिए बिल्कुल अननोन फेस था। प्रोफेसर पार्क के फ्रेंड्स फिर से सोच रहे थे, अगर यूज नहीं करते तो मुझे दे दो। $1 मिलियन की कार को ऐसे ही मना कर दिया। उन्हें बहुत जलन हो रही थी। लाइव ब्रॉडकास्ट एग्जीबिशन में डायरेक्टर वॉन्ग, प्रोफेसर पार्क और मैं साथ चल रहे थे। जहां जाते सबका टेंशन मिलता। मैं नेटिजन्स के लिए बिल्कुल अननोन फेस था। जल्द ही दोपहर हो गया। वॉन्ग सॉन ने एक नियर बाय होटल में सीट्स रिजर्व किए। मैंने बोला, मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं है। उन्होंने समझा कि मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो उन्होंने तुरंत मुझसे माफी मांगी। मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अगर कभी फ्यूचर में इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा।
मैंने सिर्फ अपने दिल में पेरेंट्स से सॉरी बोला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वॉन्गसॉन इस वक्त मुझसे एक आइडिया शेयर करेगा। हम रिसेंटली एक मूवी शूट करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा कैपिटल चाहिए। क्या तुम इन्वेस्ट करना चाहोगे? मैंने बोला, तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है, फिर भी तुम्हें मुझसे फंडिंग चाहिए। उसने बोला, ये पैसा मेरे फादर का है, उन्होंने मुझे इनिशियल कैपिटल दिया था, बाकी सब मैंने खुद इन्वेस्ट करके कमाया है। आजकल मैंने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, इसीलिए फंड्स थोड़े कम हैं। तुम्हें कितना चाहिए? मैं बाकी सब कवर कर दूंगा। तुम पूछते भी नहीं कितना पैसा है और बोल देते हो सब हैंडल कर लोगे। मुझे 500 मिलियन चाहिए। मैंने उसका प्लान ध्यान से सुना। वॉन्गसॉन अपना आइडियल लाइव एक्शन प्रोजेक्ट बनाना चाहता है और 500 मिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। अभी भी 500 मिलियन की कमी है। मैंने बिना सोचे बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिमेनिंग 500 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ। सच बोलूं तो मुझे भी एक्साइटमेंट हो रहा था। हाई स्कूल में मैं इस टाइप की नोवेल रोज चुपकर पढ़ता था। डायरेक्टर वॉन्ग का आइडिया बहुत अच्छा है, मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। लेकिन फिर भी उसे थोड़ा डाउट हुआ। उसने सीधा मुझसे पूछा, सीरियसली? मैंने सीधा जवाब दिया, डोंट डाउट मी एनीमोर। ये छोटा सा 500 मिलियन मेरे लिए पानी जैसा है। प्रोफेसर पार्क और बाकी लोग तुरंत आंखें घुमाने लगे। 500 मिलियन, इतना बड़ा अमाउंट। नॉर्मल लोग अपनी पूरी लाइफ में इसका 1% भी अर्न नहीं कर पाते। सिर्फ ये दो लोग ही मीजली जैसा वर्ड यूज करने की हिम्मत करते हैं। वैंगसॉन ने एक्चुअली मुझे डाउट नहीं किया। आफ्टर ऑल मेरा फादर ऐसा इंसान है जिसे उसका फादर वैंग लिन भी रिस्पेक्ट देता है। हो सकता है मैं तुम्हारे फादर से भी ज्यादा रिच हूं। मैं आगे बोला, टेंशन मत लो, एक्टर डायरेक्टर वाला काम तुम हैंडल करो। इंश्योर करो कि बेस्ट डायरेक्टर्स और एक्टर्स हॉलीवुड से हायर करो। अगर पैसे कम पड़ जाए डायरेक्टली मेरे पास आना। ये लाइन पहले हैंग ऑन दूसरों को बोलता था जब इन्वेस्ट करता था। अब जब उसे बोला गया तो वैंगसॉन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। इसलिए उसने तुरंत बीबो पर पोस्ट डाला, शायद तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, अभी किसी ने मुझे बोला मेरे पास पैसे कम हैं, प्लीज उसे बोलो ये मैसेज मेरे बीबो पर पोस्ट करे। कमेंट सेक्शन तुरंत एक्सप्लोड हो गया। मिलियंस ऑफ फैंस के बीच ये लाइन ट्रेंडिंग लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ गई, सिर्फ सुबह के गनशिप हेलीकॉप्टर इंसिडेंट के बाद। कमेंट सेक्शन में हर टाइप के लोग आ गए। कुछ स्टाफ बोल रहे थे कि हेलीकॉप्टर इंसिडेंट ऑर्गेनाइजर्स का स्पेशल प्रोग्राम था, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये सच छुपाने की कोशिश है। इस इंसिडेंट का जो पर्सन है वो शायद वही है जिसने ये लाइन बोली। जैसे ही ये बात आई, पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। मेरी और डायरेक्टर वैंग की होटल एंट्री एग्जिट की फोटोज भी ली गईं, लेकिन लो क्लैरिटी की वजह से मेरा फेस क्लियरली नहीं दिखा। एक बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई, ज़्वांग यिन ने जो कार अरेंज की थी वो ऑलरेडी होटल के गेट पर आ चुकी थी। लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने तो मजेराटी 430 मांगा था, लेकिन मेरे सामने जो कार थी वो बिल्कुल अलग और स्ट्रेंज लग रही थी। वैंगसॉन की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। तुम कह रहे थे कोई तुम्हें कार देने वाला है, लेकिन वो इन दोनों कार्स के ओनर्स को जानता है। फैंग, ये कार क्लियरली उनमें से नहीं है। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी सूट पहने हुए कार से उतरकर रिस्पेक्टफुली बोला, यंग मास्टर फैंग, मिस स्वैंग ने मुझे आपको कार कीज देने के लिए भेजा है। मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया। मुझे इतनी आई कैचिंग सुपर स्पोर्ट्स कार क्यों भेजी गई? आसपास के लोग ऑलरेडी नोटिस कर चुके थे। लोग फोटोज लेना शुरू कर चुके थे। मिडिल एज्ड आदमी ने एक्सप्लेन किया, रिसेंटली पता चला कि वो मॉडल अनसेफ था। मिस स्वैंग जानती हैं कि आपको मजराटी पसंद है, इसलिए उन्होंने ये कार भेजी। मैं अंदर से इरिटेट हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। कार आ चुकी थी, अब मैं इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता था। वैंगसॉन ने इंटरेस्ट के साथ पूछा, ओल्ड चैन, ये कार तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे याद है चाइना में सिर्फ 2 ही हैं। क्या तुमने किसी फॉरेन रिच से ली है? मैंने बोला, मुझे नहीं पता। फिर मैंने सीधा डिलीवरी वाले आदमी की तरफ देखा। तुम्हें पता है? वो आदमी कंफ्यूज हो गया। आपके पास मजेराटी के 87.2% शेयर्स हैं, क्या आपको पता नहीं? हर बार जब नया मॉडल आता है, फैक्ट्री डायरेक्टली आपके गराज में कुछ यूनिट्स भेज देती है। वो लिमिटेड सेल्स काउंट में इंक्लूड नहीं होते। मैंने आंखें घुमाई। अंदर सोचा, ये सब कितना अब्सर्ड है, मैं इतना पैसा कैसे खर्च करूंगा? अभी तक मैंने बाकी 6 फैमिलीज के इंडस्ट्रीज भी टच नहीं किए। वैंगसॉन ने तुरंत थम्स अप दिया। फिर उसने बीबो पर मैसेज डाला, अभी मैं मजेराटी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर के साथ लंच कर रहा था। आज मुझे पैसे ने सच में शॉक कर दिया। उसके सामने मैं खुद को पुअर फील कर रहा हूँ। उनसे शॉर्ट गुड बाय कहने के बाद मैंने आसपास देखा। फिर मैंने सिस्टम से कांटेक्ट किया। मैंने बोला, क्या तुम मेरे लिए वो फोटोज डिलीट कर सकते हो? इतनी फ्लैशी कार के पास खड़े होने से अटेंशन अट्रैक्ट होता ही है। सिस्टम ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, टास्क का पहला फेज है तुम्हें फेमस बनाना। अभी तुम्हारा प्रोग्रेस स्लो है, इसलिए मैं एक बड़ा मिशन एक्टिवेट करना चाहता हूँ। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। अगर मैं फेल हो गया तो मुझे पनिशमेंट्स मिलेंगे, या सीधा बोलूं तो तुम मुझे मार दोगे।
in the gray fog. We praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Gray fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame, a savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, show that we've our food for Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the fool, The silent king. Farewell, my friends. Journeys carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased, yet never gone. who now blesses gods above, when even gods must stand. Praise the fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin. Dream of home, of voices true, far beyond your sleep. We are waiting for you. Even the longest journey must come